हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी लोगों का स्वागत। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं। सिविल वाला दिखाओ मुझे कमेंट में। चलिए जी, हाँ, आप लोगों का सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के सेशन भी सेम टू सेम जैसे हमारा चल ही रहा है पिछले एक हफ्ते से। दोस्तों, ये जो एक हफ्ते का सेशन है हमारा, सोमवार से लेकर आज सैटरडे है, 6 सेशन हो चुके हैं, आज 6वां सेशन है होगा। तो इनकी मैं प्ले लिस्ट बना रहा हूँ एक्चुअली में, जिसमें मैं लिख दूंगा मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज। और इनको जो लोग नहीं भी देख रहे हैं, जो पहली बार आज आ रहे हैं या पिछले कुछ क्लासेस आपके मिस हो गए, तो इनको जरूर देखना। इनमें बहुत सारे मैंने जो अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन किया हुआ है, ठीक है ना, अलग एग्जामों में। साथ साथ फिगर का भी रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझा है आपको चीज़ों के बारे में। ठीक। दूसरी बात, मंडे से क्या प्रोग्राम होने वाला है, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, एक छोटी वीडियो के माध्यम से आज देने वाला हूं। आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को कि मंडे को क्या प्रोग्राम मैं करने वाला हूं आपके लिए। ठीक है, चलो दोस्तों, आज के सभा को यहां पर करते हैं शुरू, बिना देरी करते हुए। कर लें सी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ही, जैसे कि आप देख रहे हैं भाई साहब, है ना। ये आपके पास क्वेश्चन बीएमसी से है, जवाब भी करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ओपीसी। अब यहां पर नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ओपीसी पूछा गया है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप जानते भी होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं भाई जिनमें आप जानते हैं लेकिन गलतियां छोटी मोटी हो जाती हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा, आप घबराओ मत आप। चलो शुरू करें जी। एक सेकेंड, चलो। 0.3 होता ना, लगभग लगभग आपको पता होगा कि 23% तो रहता है उसमें, 23% रहता है आपके पास कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए, मतलब कि एक तरह से हाइड्रेट करने के लिए सीमेंट के पार्टिकल्स को। और 15% रहता है उसको, जो एग्रीगेट है उसकी खुद की नीड जो अपनी खुद की होती है। तो ये आपके पास टोटल हो जाता है 2-3, ये है ना। थर्टी 38%, तो 0.38 के करीब ये होता है। लेकिन आपको पास ये वाला ऑप्शन होगा, नॉर्मल कंसिस्टेंसी अगर पूछा जाए तो आप घबराएंगे नहीं, ये वाला आंसर करना है। सील वाले में नहीं चल रही। हम्म, चलो, सिविल वाले चैनल में थोड़ा अभी कर रहे हैं सर, थोड़ा सेटिंग कर रहे हैं। फिलहाल आप मेन चैनल में क्लास मेरे साथ लाइव करो भाई। फिलहाल मेन चैनल में आप लोग क्लास लाइव करो। सिविल वाले में कर रहे हैं, अभी सेटिंग कर रहे हैं सर। चलो कोई बात नहीं। दोस्तों, बिकाट अपरेटस होता है ना, और बिकाट अपरेटस में एक्चुअली में क्या होता है कि निडिल होती है, वो आपके 10 mm² की हो सकती है, 1 mm की हो सकती है डायमीटर की, और आपके 5 mm की भी हो सकती है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी हाइट थोड़ा याद रखना, 40 mm, टॉप से जो है 33 से 35 mm, पता होगा आपको। ठीक, चलो खैर, ये बातें आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फिगर दिखा दिया। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। डाई कैल्शियम सिलिकेट की बातें हो दोस्तों, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट जिसको आपने नाम दिया था C2S, भाई इसका हाइड्रेशन आपको मैंने रटाया था 260 जूल पर ग्राम एनर्जी निकलती है ना। हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, जब सीमेंट में पानी डालते हैं तो भाई साहब एक एनर्जी निकलती है, एक हीट निकलती है, तो उसी को बोल रहा हूँ एनर्जी में कहा गया वो जूल पर ग्राम। तो चलिए जवाब करो भाई,
जल्दी से जवाब करो। हाइड्रेट रैपिडली, बिल्कुल नहीं। रैपिडली हाइड्रेट वो होता है C3H। जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पास ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, लेकिन हार्डनेस रैपिडली ये तो नहीं है। अभी बी को छोड़ दो। अभी लास्ट है प्रोवाइड लेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। अब यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ होने का चांसेस है भाई, गड़बड़ होने का चांसेस है। क्यों गड़बड़ हो सकता है? देखो ये दोनों पॉइंट जो है ना कहीं आपको जो ना ये अब सोचने पर मजबूर कर देंगे। दो तो सीधे सीधे हो गए। जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, हालांकि अगर आप चार कंपोनेंट को देखें, C3H की बात करें तो इसका 865 होता है। अगर हम C3A की बात करें तो सर इसका 420 है, ये नाम सही। और एक आपका होता है C4AF, तो C4AF होता है दोस्त, इसका होता है भाई कितना, नहीं C4AF का कितना होता है, एक सेकेंड, C4AF का होता है कितना, C4AF का तो ये होता है 420। और C3A का है तुम्हारे पास कितना, इसका तो होता है 500 और इसका सबसे ज्यादा होता है C3A का 865। अब सही है, इनमें से अगर इन चारों कंपाउंड में से देखा जाए तो सबसे कम इसी का है वैसे तो C2S का। लेकिन चौथा पॉइंट देखेंगे दोस्तों तो ये देखा गया है प्रोवाइड्स द लेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। हालांकि एग्जाम में जो था ना ये मेरे ख्याल से ऐसे के एक बार क्वेश्चन आया हुआ था तो इसका आंसर ये वाला क्या है, ठीक है ना। वैसे ये देखा गया, मैं सीरियसली कहूं अगर आपको बात, यहां पर ग्राफ दिया मैंने नहीं दिया है तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है बालक, ग्राफ बता देता हूं आपको। ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, C3H का आपका C3H का कुछ देर बाद आता है, सॉरी C3H का शुरुआत में ही आ जाता है और C2S का बहुत दिनों बाद आता है, लेकिन कुछ देर बाद जो है ना ये दोनों साथ साथ चलते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है स्ट्रेंथ बाद में लगभग 1 साल के बाद दोनों की लगभग बराबर देता हो। तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन आंसर यही दे रखा है। ये कुछ कॉन्ट्राडिक्शन वाले जो क्वेश्चन है ना, लिंक दे दो चाहे तो उसमें बोल भी दो इनको ना, जो बच्चे वहां वेट कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ ये बेटा अभी इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है, आप मेन चैनल में आप क्लास कर लो। चलो जी, तो हमें आंसर यही करना है दोस्त, है ना। चलो, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इंप्रूव्ड बाय, वर्केबिलिटी को आप कैसे इंप्रूव करेंगे भाई, बहुत सारे तरीके हैं। ज्यादा सैंड डालोगे तो नहीं, बल्किंग वगैरह हो जाएगी। फाइन एग्रीगेट से भी नहीं होता है, फाइननेस बढ़ती है तो ऑब्वियसली आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा बकलिंग होने का डर रहता है, जैसे यहां पर बोला मैंने। फाइननेस ऑफ कोर्स एग्रीगेट नहीं, तो यहां पर दोस्त जितना ज्यादा सीमेंट अच्छा रहेगा या ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा ईज टू वर्क भी होगा और उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती रहेगी, तो वही तो वर्केबिलिटी होता है। और वर्केबिलिटी के लिए आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, जैसे कि स्लम टेस्ट हो गया, जैसे कि आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट हो गया, जैसे कि आपने वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट देखा होगा, ठीक है ना। एक और होता है फ्लोट टेस्ट, एक और होता है फ्लोट टेस्ट, लेकिन एक और टेस्ट होता है दोस्तों केले बॉल टेस्ट। इनके नाम जरूर रखेगा। देखो कभी कभी क्वेश्चन ऑर्डर ऐसे भी पूछा जाता है कि कम से ज्यादा की तरफ किसकी वर्केबिलिटी किस टेस्ट से निकालते हैं, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे जो ज्यादा सबसे कम जो आती है इसकी आती है वीबी कंसिस्टो सॉरी इसकी हाँ वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट की, उसके बाद आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, उसके बाद स्लम टेस्ट और लास्ट होती है फ्लोट टेबल, इस मतलब फ्लोट वैल्यू जिससे निकालते हैं हम। केले बॉल टेस्ट जो है ना ये भी आपको ध्यान रखना है वर्केबिलिटी के, ये लोगों को कई लोगों को पता नहीं रहता है। केले बॉल टेस्ट ये भी आपका वर्केबिलिटी निकालता है, याद रखेंगे। श्रिंकेज एंड कंक्रीट इंक्रीजेस, दोस्तों कंक्रीट है। सबसे मजेदार बात ये दोस्तों, एक बेहतरीन बात आपको बता दें, जैसे कि M10 है या M15 है, M20 है और आपके पास M25 है। दोस्तों जब भी सेशन होता है केले बॉल टेस्ट जो होता है 13.6 किलोग्राम वन, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। बी भी हो सकता है जी, बी भी हो सकता है, लेकिन किसी जिसमें वो क्वेश्चन आ रखा था उसने डी किया होता, तो अब क्या करें, मरता क्या नहीं करता, वही बात हो जाती है यहाँ पर, है ना। खैर कोई बात नहीं, बी भी हो सकता है। हाँ दोस्तों यहाँ पर देखो M10 की बात किया जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे M10 की। M10 की बात किया जाए तो दोस्तों सब लोगों को पता है 1:3, 1:2 का 4, माई नेम इज लखन। M20 की बात करी जाए तो 1:3, M20 की बात किया जाए 25 की तो 1:1:2। दोस्तों यहां पर अगर आप देखें तो एक बैग सीमेंट के साथ 6 बैग कोर्स एग्रीगेट है और यहीं पर एक बैग सीमेंट के साथ 2 बैग आपके कोर्स एग्रीगेट है, तो आपका सीमेंट यहां पर ज्यादा है। और सीमेंट में एक खूबी, बहुत सारी खूबी भी है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा दिक्कत भी है
कि जब जब सीमेंट की क्वांटिटी बढ़ती है तो आप उसमें श्रिंकेज भी ज्यादा देखते हैं। तो ये देखा गया, हालांकि स्ट्रेंथ बढ़ती है जैसे जैसे ग्रेड बढ़ रहा है, देखो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ रहा है ना, या नीचे आते थे तो स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन श्रिंकेज भी बढ़ता है। तो श्रिंकेज इन कंक्रीट इंक्रीज, मतलब सिकुड़न बढ़ती है तो छोटे मोटे क्रैक्स पड़ने का भी खतरा रहता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात होती है सर वहां पर, जैसे कि ये सीमेंट का कोई कंपोनेंट है, श्रिंकेज होने से दोस्तों यहां पर सारे के सारे जो इसके फाइबर हैं कुछ ऐसे इस तरह से कंप्रेस होंगे। जब श्रिंकेज होगा तो सिकुड़ना, श्रिंकेज मतलब सिकुड़ना, श्रिंकेज होने तो सारे के सारे फाइबर्स इसके इस मटेरियल के इस मेंबर के कुछ क्या होंगे, श्रिंक होने की कोशिश करेंगे या टुवर्ड्स द बॉडी इस तरह से आने की करेंगे, जिस वजह से देखा ये गया है। सर बोलो कौन करेगा जवाब, जिस वजह से होगा क्या, यस, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज होगा। अगर आपने यहां पर स्टील भी यूज किया, मान लेते हैं आरसीसी बनाया हुआ आपने, स्टील की बार भी है सपोज दैट, तो स्टील और कंक्रीट के बीच में, स्टील और कंक्रीट के बीच में इंटरलॉकिंग होना ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, और उसी को आप बॉन्ड स्ट्रेंथ कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इफ द कॉम्पैक्शन फैक्टर इज 0.95 वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये टेबल तो आपको याद ही करनी पड़ेगी यार, ये क्वेश्चन भी आ रहे हैं एक्चुअली में, एसएससी का क्वेश्चन नहीं है, एसएससी जेई का क्वेश्चन है दोस्त। ये क्या होता है कि जब हम वर्केबिलिटी की बात करते हैं ना, तो दोस्तों कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू दे रही 0.95, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट निकालना है, तो क्या बोलोगे आप, किस रेंज में रहता है, तो आपको एक टेबल याद रखनी, इससे काम हो जाता है जनरली। जब आपका वेरी लो हो तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट 0.78 के करीब होता है, 0.8 भी लिखता है, इसको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा जब हम बात करते हैं लो की तो 0.85 चले जाता है, मीडियम में 0.92 चले जाता है, और हाई में आपका 0.95 चले जाता है। तो आप हाई में लाएंगे इसको, 0.95 है तो हाई वर्केबिलिटी होगी। ऐसे स्लम भी थोड़ा याद कर लेना, वेरी लो के 0.0 से 25 होती है एमएम में वैल्यू, लो में 25 से 50, 50 से 100, और आपका 100 से 150, 180 के करीब, तो थोड़ा याद कर लेंगे, यहाँ पर हाई हो जाएगा, आपका आंसर 0.95 था। तो टेबल की मदद से आपको याद भी दिला दिया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द एग्रीगेट आर क्लासिफाइड एज फाइन एग्रीगेट इफ द साइज लेस देन, साइज इज एंड लेस, बोल रहा है कि फाइन एग्रीगेट की बात हो रही है सरकार। फाइन एग्रीगेट आप कैप कहते हैं जब आपका साइज क्या होगा, लेस देन 4.75 होगा, ये फाइन एग्रीगेट में आता है। ध्यान रखिएगा, सॉइल मैकेनिक्स का भी है ये क्वेश्चन, अगर आप ध्यान रखें, ठीक है। चलो 4.75, वेरी गुड, 4.75 सभी लोग का आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। हालांकि थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं आपको, घबराओ मत आप। देखो 4.75 से अंदर है, 4.75 से नीचे है तो आप कहते हैं इसको क्या, फाइन एग्रीगेट, और अगर 4.75 से ऊपर है तो इसको कहते हैं आप कोर्स एग्रीगेट। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका आंसर तो बी हो ही चुका है, ठीक है। वैसे एग्रीगेट जब सॉइल हम लोग पढ़ते हैं यार, सॉइल मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो कम से कम, वैसे तो डिटेल में हम जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम इतना तो याद रखा ही करो यार, जब सॉइल पढ़ते हैं ना हम लोग, तो 2 माइक्रोन से नीचे क्ले, एक मोटा मोटा तो याद रखना ही, 2 माइक्रोन से नीचे क्ले, 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन सर कौन होगा, सिल्ट होगा, इतना हमेशा याद रखोगा, हमेशा दोस्त। माइक्रोन जो होता है आपके पास, ये 1000 माइक्रोन होता है, किसमें, 1 mm में, 1 mm में 1000 माइक्रोन होता है, और 1 सेंटीमीटर में आपके पास 10 mm होता है। छोटी छोटी बातें याद रखा करो। दूसरी बात दोस्त, जब आप 75 माइक्रोन से जाते हैं कहां तक, 4.75, तो दोस्तों यही कहलाता है आपके पास क्या, सैंड कहलाता है। ये क्या कहलाता है सर, सैंड कहलाता है। सैंड के बाद फिर आप ग्रेवल जाएंगे तो आपके पास 4.75 से लेकर ये हो जाएगा दोस्त 80 mm, और ये कहलाता है आपके पास ग्रेवल। ये मैंने मोटा मोटा बताया, इसके अंदर भी सैंड आपके 3 तरह की होती हैं, फाइन सैंड, मीडियम सैंड और आपका कोर्स सैंड। ग्रेवल भी एक फाइन ग्रेवल होता है और एक कोर्स ग्रेवल होता है। 80 से 300 mm को बोला जाता है सर कोबल्स, क्या बोला जाता है इनको, कोबल्स। और फिर आपका 300 mm के ऊपर जब जाएगा, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं इसको, ये mm में लिख रहा हूं अभी, तो ये आ जाता है आपका बोल्डर, बड़े बड़े बोल्डर होता है जो। तो ये हो गया सर, यहाँ पर थोड़ा सा इस ऑर्डर को तो एटलीस्ट याद करना, ये लिखा हुआ मैंने सब कुछ आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये कह रहा है कि सबसे यहाँ पर चारों में से वो कौन है जिसमें कि आपके वर्केबिलिटी आपको कम दिखेगी। दोस्तों वर्केबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ होता है, जिसकी वर्केबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं
आपको कम देखने को मिलता है। तो आप एंगुलर एग्रीगेट की बात करें तो दोस्तों ये कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। और एंगुलर मतलब कैसे, राउंडेड नहीं, एंगुलर। तो इनमें इंटरलॉकिंग बहुत बढ़िया होती है, और इंटरलॉकिंग बहुत बढ़िया से होगी तो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया से होगा, इनका परफेक्ट एक बॉन्ड बनेगा तो बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ मिलेगी। लेकिन जो राउंडेड होंगे दोस्त, तो राउंडेड एग्रीगेट में ये इंटरलॉकिंग नहीं देगा कंक्रीट में, और लोड को ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट नहीं होता है। सबसे बेस्ट दोस्तों एंगुलर एग्रीगेट है। अगर मैं इनका चित्र आपको दिखाऊं कैसे दिखता है, तो ये है सर एंगुलर एग्रीगेट की कैटेगरी में। एंगुलर एग्रीगेट की कैटेगरी में वो एग्रीगेट आता है जिसको क्रस्ट करा होता है। अगर आपने देखा होगा कि कोई नया नया रोड का कंस्ट्रक्शन जब होता है तो सड़क के किनारे कई सारे मजदूर उनको पत्थरों को फोड़ रहे होते हैं, और वो जो क्रस्ट स्टोन है वही एंगुलर एग्रीगेट के एग्रीगेट घरों में भी लोग करते हैं ऐसा। तो ये आपके पास नेक्स्ट आता है ये राउंडेड एग्रीगेट। राउंडेड एग्रीगेट, इरेगुलर एग्रीगेट। ये राउंडेड मतलब वो जो तुम्हारे नदी के किनारे में देखते हैं आप। चिप मार्क, डायगोनल ग्रेन, टोर्न ग्रेन, वेन आर द डिफेक्ट इन द टिम्बर। दोस्तों ये सारे के सारे ग्रेन, ये सारे के सारे ग्रेन जो आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे ग्रेन जो हैं ये कब देखने को मिलते हैं, कन्वर्जन के दौरान, या बोलो हम लोग जब टिम्बर को गिराते हैं, मतलब लकड़ी को गिराते हैं, मतलब पेड़ को गिराते हैं, तो उसको लॉग में तब्दील करते हैं। लॉग के बाद उसकी जो छाल है वो सारी चीजें हम निकालते हैं, क्योंकि हमको दरवाजा बनाना है या खिड़की बनाना है, ये बहुत सारे कंपोनेंट और बनाने हैं अपने कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में। तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे पेड़ लगाया और पेड़ को चिपका दिया, अरे उसको पहले क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन के ही दौरान दोस्तों ये दिखते हैं, ये दिखते हैं जैसे जैसे आपके अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे टॉर्न ग्रेन हो गया, चिप मार्क्स हो गया, तो ये तुम्हारे कन्वर्जन के दौरान दिखते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूं, आपको इस फिगर के रिप्रेजेंटेशन से समझ भी आ जाएगा। दोस्तों जब हम बात करते हैं इंसेक्ट की वजह से कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों कुछ टनल होती है इनसाइड द टिम्बर जो 2 mm के लगभग होती हैं, जिनमें जो है इंसेक्ट घुस जाते हैं और वो थोड़ा खोखला करना शुरू कर देता है। नेचुरल फोर्सेज जो प्रकृति की वजह से खुद से देखने को मिलता है, उसमें नोड्स हो गए, शेक्स हो गए, फॉक्सीनेस हो गए, ड्रक्सीनेस हो गए, बर्ल हो गए, रिंग गॉल जिसको कहते हैं, कोर्स ग्रेन हो गए। फंगाई की वजह से ब्राउन रॉट, ड्राई रॉट, व्हाइट रॉट और वेट रॉट हो गया। कन्वर्जन की वजह से चिप मार्क, डायगोनल ग्रेन, टॉर्न ग्रेन और वेन ग्रेन। थोड़ा सा आइडिया ले लो यहाँ पर दोस्तों। चिप मार्क क्या होता है कि कोई भी जो है, अगर आपके पास कोई भी ये जो इस तरह से धब्बा आप देख रहे हैं, देखो टॉर्न ग्रेन ये हो गया, डायगोनल ग्रेन, कुछ डायगोनल में आपके कुछ रेसे जो होते हैं, ग्रेन्स इस तरह से दिखेंगे आपको डिफेक्टेड, ठीक है। तो ये आपके डिफेक्ट है, हालांकि इसको मैं आपको डिटेल में भी नहीं बता रहा हूँ। ये आपका जब बीएमसी आपको कराऊंगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना स्पेशली बीएमसी का क्लास, तो उसमें करेंगे। इन द सीमेंट ऑफ, मैंने कहा ना कि ये क्लास आपको थोड़ा सा रिवाइज के लिए भी है और थोड़ा सा समझने के लिए भी है। तो मैं तो कहूंगा कि अगर आप कोई भी मेरी क्लास ले रहे हैं, कोई भी क्लास कर रहे हैं, जैसे अभी मंडे से भी जो क्लास करेंगे या अभी भी जो कर रहे हैं, तो आप एक बार थोड़ा सा अपने सीरीज को अपना जो शॉर्ट नोट्स बनाए एक एक करके थोड़ा सा देख के आया करो। इन द सीमेंट द कंपाउंड क्विकेस्ट टू रिएक्ट विद वाटर, कौन सबसे पहले करता है सर, ये कहा गया है। क्विकेस्ट मतलब जल्दी, तो ये देखा गया, वेरी गुड, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, यस C3A, ये सर आपके लिए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कहते हैं इसको। यही सबसे ज्यादा जो है ना पहले क्विकेस्ट रिएक्शन इसी का है। और आपको पता है ये बहुत हल्के में मत लेना इसको, एक कंपाउंड बनता है CaOH का होल ट्वाइस, कहां से बनता होगा ये, अरे कैल्शियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा, कैल्शियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा होता है क्या सीमेंट में, और कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना CaO, और यही जब पानी के साथ रिएक्ट करता होगा तो ये बन जाता है आपका CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और दोस्तों अगर C3A ज्यादा है अगर पानी में, और फर्दरली ये सल्फेट भी है अगर पानी में, तो दोस्तों एक जल बनाता है, उस जल को बोलते हैं क्या सर, क्या बोलते हैं, इंट्राइट जल बोलते हैं, इंट्राइट जल बोलते हैं। ये सीमेंट के वॉल्यूम को इंक्रीज करा सकता है। तो अगर कभी बोले कि सीमेंट के वॉल्यूम को इंक्रीज कराने में किस किस का योगदान है, तो हम बोलेंगे सर C3A का योगदान है। C3A ना होता तो ये रिएक्शन ना आती। और लेकिन दूसरा एक और भी है, कौन, सल्फेट, सल्फेट भी नहीं होना चाहिए। खैर दोस्तों यहाँ पर बातें मैंने लिखी हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कितना परसेंट में लगभग होता है, डाई कैल्शियम 20 से 45%, ये 30 से 50, ये 8 से 12%, 6 से 10 C4AF, ये सारी बातें लिखी हैं। एक्चुअली में पूरे फॉर्मूले जो होते हैं ना इनके, जैसे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट शॉर्टकट में लिख देते हैं हम C3A, शॉर्टकट में लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता है।
3CaO होता है एक्चुअली में, 3CaO, इसको बोलोगे आप क्या, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये तो आपने शॉर्टकट में लिख दिया भाई C3H, और हम तो इंजीनियर, हम फटाफट लिख देते हैं। एलाइट भी कहा जाता है इसको, एलाइट, बेलाइट, सिलाइट और फेलाइट। चलो जी, इंडियन स्टैंडर्ड मिक्स डिजाइन फॉर द फ्लाई एश एंड सीमेंट कंक्रीट रिकमेंड्स वाटर कंटेंट। दोस्तों बताइए, इंडियन स्टैंडर्ड मिक्स डिजाइन फॉर द फ्लाई एश एंड सीमेंट कंक्रीट रिकमेंड्स वाटर कंटेंट। बताइएगा क्या जवाब करेंगे आप लोग, बताओ जी, जल्दी जवाब करो दोस्तों, क्या कह रहे हैं, कल क्वेश्चन को तो पढ़ो। तो इंडियन स्टैंडर्ड मिक्स डिजाइन जब हम लोग करते हैं फ्लाई ऐश के लिए, तो सीमेंट कंक्रीट रिकमेंड्स करता है वाटर कंटेंट को रिड्यूस। देखो जब हम फ्लाई ऐश वगैरह यूज करते हैं भाई, तो थोड़ा सा क्वांटिटी घट जाती है सीमेंट उसकी, किसकी, वाटर की। तो वाटर कितनी घट जाती है, ये भी रिकमेंडेशन है, ध्यान रखना है आपको। तो याद करेंगे मेरे साथ, टू रिड्यूस द बाय 3 to 4%, 3 to 5%, ध्यान रखिएगा। ये कुछ याद करने वाले क्वेश्चन है। अभी देखो भाई, जब पॉइजन रेशियो सीमेंट कंक्रीट की बात हो, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत आ रहा है आजकल। सीमेंट कंक्रीट का मतलब सीधे सीधे कंक्रीट लिख देता हूं मैं यहां पर, ठीक है ना। तो कंक्रीट का एक्चुअली में पॉइजन रेशियो का मान आपसे पूछा गया, म्यू का मान बताइए कितना होता है। म्यू का मान जो है लिखा, बताओ। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपके पास 0.1 से लेकर 0.2 होती है रेंज। तो वैसे 0.1 से 0.2 की रेंज होती है बालक, ध्यान रखिएगा। लेकिन इनकी एवरेज वैल्यू आती है, मैंने कहा ना कि एग्जाम में ज्यादातर ये एग्जाम का क्वेश्चन है सीधे एवरेज वैल्यू जब निकालते हैं दोस्तों, 0.1 0.2 बटे 2 करोगे तो ये आपका आएगा 0.15, और ये वाला आंसर होता है। तो इसलिए याद रखेंगे इसको। चलिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पॉइजन रेशियो होता है जो आपका लेटरली स्ट्रेन हुआ है परपेंडिकुलर टू लेंथ के में जो आपका चेंज हुआ है, ये आपका चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर होगा, ये माइनस का होगा। लेंथ में भी कुछ चेंज देख रहे हैं आप, तो आप बोलेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यही रेशियो कहलाता है। कंक्रीट के लिए 0.1 से 0.2 आप देखेंगे। कास्ट, देखो कास्ट आयरन का पिछली क्लास में शायद मैंने वैल्यू गलत लिखा है, और जो मेरे ऑफलाइन वाले विद्यार्थी हैं भाई, थोड़ा सा मैं करेक्शन उसमें कराऊंगा आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, आज भी मैं चेक भी करूंगा। खैर कास्ट आयरन में जो है 0.34 मैंने शायद लिखा है, अब एक बार चेक कर लेना। तो ये रेंज परफेक्ट है भाई, 0.2 से 0.26 तक जाता है, लेकिन आप ऐसा ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये इंजीनियरिंग सर्विस में भी आ रखा है भाई, ये आपका ESE 2023 में आ रखा है क्वेश्चन, कास्ट आयरन का पूछा गया पॉइजन रेशियो। इसको इस रेंज को याद कर लो भाई। अब 0.2 से 0.3, स्टील का 0.27 से 0.3, एल्यूमिनियम का 0.33 और परफेक्टली इलास्टिक रबर का 0.4। एक्चुअली में एक बार ब्रास का भी आ रखा है, कांसा, म्यू ऑफ ब्रास, तो ये एल्यूमिना के ही बराबर होता है, 0.34 होता है। ये भी तुम्हारे पास ESE का आ रखा है 2021 का, देख रहे हो, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2021 0.34 ये आ रखा है। 2023 में ये तुम्हारा किसके लिए आ रखा है, पॉइजन रेशियो किसके लिए सर, 0.2 से 0.3 भी लिखाया है सर। हाँ तो वही है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर वही लिखा है मैंने, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, मैंने गलत तो नहीं लिखा दिया। द इंस्पेक्शन पिट और चैम्बर इज अ मेन होल प्रोवाइडेड इन अ बेस ड्रेनेज सिस्टम। बताइए, चाय पियो सर, अरे पियो बाद में पियो। चलो, द इंस्पेक्शन पिट और चैम्बर इज अ मेन होल प्रोवाइडेड इन द बेस ड्रेनेज। बताइए, हो रहा उसमें जुगाड़ दूसरे में, चलो कोई नहीं, बाद में डाल देना यार, इसे हम बाद में ना, कोई बात नहीं। चलो, द इंस्पेक्शन पिट और चैम्बर इज अ मेन होल प्रोवाइडेड इन अ बेस ड्रेनेज सिस्टम। सर दोस्तों, एवरी चेंज ऑफ डायरेक्शन, वेरी गुड है ना, एट एवरी चेंज ऑफ ग्रेडियंट एट एवरी 30 मीटर इंटरवल, 30 से 50 होता लगभग, लेकिन आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि दो जब सही हो गए तो ऑब्वियसली यार इसको तो मानना ही पड़ेगा ना। तो डी ऑप्शन है सर, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलो आगे बढ़ो। द मिनिमम विड्थ ऑफ द सेप्टिक टैंक इज टेकन। अच्छा, ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जा रहा है भाई, सेप्टिक टैंक की विड्थ कितनी होती है। हालांकि मैं आपको फिगर दिखाऊंगा। सेप्टिक टैंक समझते हैं ना आप, अरे सेप्टिक टैंक समझते हैं आप, एनारोबिक रिएक्शन होती है उसमें। एक इसी का एक भाई होता है जुड़वा, इमहॉफ, है ना, इमहॉफ टैंक सुना होगा आपने। उसमें क्या होता है आपके पास,
दोनों ही क्रियाएं होती हैं उसमें, 2 चैम्बर होते हैं उसमें। खैर यहाँ पर बताओ सर, बिल्कुल सही बात है सर, चौड़ाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है सर। ये क्वेश्चन क्यों है आपका, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का भी, और वहां पर जब मैं आपको एनवायरमेंट पढ़ाता हूं तो उसमें भी पढ़ाया गया है। तो दोस्तों 75 सेंटीमीटर का विड्थ होता है सेप्टिक टैंक का। आप बोलोगे सर ये कौन सी बड़ी बात हो गई, ठीक है ना। यस, सेप्टिक टैंक इनलेट पाइप एंड बैफल हायर देन आउटलेट। ये देखो सेप्टिक टैंक में क्या कंडीशन होती है सर, यहां से आएगा मलबा, मलबा आप समझते ही हैं, जो खाया पिया आपने सब निकल गया, यहां से मलबा, और यहां से कंपार्टमेंट होते हैं सर। यहां पर एक कंपार्टमेंट जैसा ये हो गया, ये यहां पर अंदर ही अंदर एनारोबिक रिएक्शन होगी तो ये सलज तैयार हो जाता है। और इसमें लगभग ये कहा जाता है कि 6 महीने, गवर्नमेंट ऑफ मैनुअल तो ये है 6 महीने, नहीं तो कम से कम 6 से 12 महीने, 1 साल के अंदर इसको साफ कराना होता है ना। 6 से 1 साल, 6 महीने से एक साल लगभग, तो उसमें क्लीनिंग भी कराना होता है फिर, है ना। वो गाड़ी आती है, गुड़ 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 करती रहती है वो गाड़ी, फिर एक पाइप लगा होता है, उसको सक करके पूरा निकाला जाता है मालूए को, है, और फिर तुम्हारा जो टैंक है वो साफ कर दिया जाए। देखो क्या सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है बताओ, है ना। नौकरी के लिए देखो क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तुमने तो अभी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की क्लास मेरी करी नहीं, जो लोग हैं इनको पता है, जिन लोगों ने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की क्लास की। हालांकि सर स्ट्रक्चरल एनालिसिस कराना प्लीज। अरे घबरा क्यों रहे हो, मैनी सिंह तुम्हारा मैंने मैसेज 2-3 बार देख लिया। तुम तैयारी किस एग्जाम के लिए कर रहे हो, चलो बताओ पहले। मतलब स्ट्रक्चरल एनालिसिस, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ा रहा हूं मैं एक्चुअली में, लेकिन पहले एक बार मुझे बता दो, तुम स्ट्रक्चर एनालिसिस किस एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हो, जरूर बताइए मुझे, कमेंट करिए। चलो जी जवाब करो। अरेंज द फॉलोइंग स्लज ट्रीटमेंट यूनिट ऑपरेशन एंड प्रोसेस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब शुरुआत से क्या करते हैं आप, बताओ जी। ईएससी के लिए, हाँ ईएससी के लिए तो टाइम लगेगा भाई। ईएससी के लिए टाइम लगेगा। मैं वैसे स्ट्रक्चर पढ़ाना चाह रहा था, अब ईएससी में क्या है ना भाई, स्ट्रक्चर को हल्के में नहीं ले सकते आप, आपको बहुत अच्छे से जो है ना उसमें जाना पड़ेगा, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में भी, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में। लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगा ना ईएससी लेवल तक ही पढ़ाऊंगा, घबराओ मत आप, जैसे ही पढ़ाऊंगा। चलो जी वेरी गुड। सबसे पहले आता है दोस्त, क्या आता है सबसे पहले, कॉन्सेंट्रेशन। फिर आता है आपके पास डाइजेशन, फिर आता है आपके पास कंडीशनिंग, फिर आता है आपके पास डिवाटरिंग, फिर आता है आपके पास ड्राइंग, फिर आता है आपके पास इंसिनरेशन। ये है ऑर्डर, बिल्कुल सही बात किया है, वेरी गुड। इस ऑर्डर को याद रखो सर, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रखा है मेरे ख्याल से, ये ईएससी का ही क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विस का ही क्वेश्चन है, ऑर्डर लगाना है आपको, ठीक है। चलो, द डिवाइस यूज फॉर द इजी सेपरेशन ऑफ ड्राई डस्ट, लेकिन डस्ट है सर 10 mm से 10 माइक्रोमीटर से, ये सॉइब काफी बड़ा है, तो इसके लिए कौन सा यूज करते हैं। हालांकि भाई जो हमारे ऑफलाइन विद्यार्थी भाई, तुम तो नाक मत कटवाओ यहाँ पर, तुमको तो बताया मैंने यहाँ पर कि 10 से 100 माइक्रोमीटर साइज की बात होती है, तो कौन सा आपके पास वो होता है डिवाइस यूज। सही सीरियसली बताऊं, कई सारे बच्चों को तो यही पता नहीं लग रहा होगा ये कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं, ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, और जिसमें हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन में ना अब वो जमाना चले गया कि आपको पूछ ले कि कौन कौन सी गैस इफेक्ट करती हैं इन्वायरमेंट को, अरे वो समय चले गया। अब आपके पास थोड़ा सा क्या पूछता है, प्लूम बिहेवियर के बारे में पूछेगा, या आपको वो जो आपके एयर पॉल्यूटेंट को रिड्यूस करने के लिए जो apparatus है उनके बारे में पूछेगा। अंडर ग्रेविटी नहीं पागल, अंडर ग्रेविटी तो आपका जो है ना छोटे के लिए होता है, बड़े के लिए होता है, लेकिन यहां पर आपके पास जवाब होगा साइक्लोन। 100 mm की बात हो रही है ना, ग्रेविटी वाला छोटे के लिए होता है भाई, साइक्लोन और बड़े के लिए होता है दोस्त। अभी लिखा रहा हूं मैं आपको, कौन सा यहां पर, एक सेकेंड, हाँ 10 से 50 माइक्रोमीटर, हाँ ग्रेविटी वाला होगा यार इसमें ना। सर मैंने सभी सब्जेक्ट कर लिए हैं,
ये बहुत परेशान है भाई मैनी सिंह साहब। सर मैंने सभी सब्जेक्ट कर लिए हैं बट स्ट्रक्चर एनालिसिस थोड़ा हार्ड लग रहा है मुझे। तुम्हें ही नहीं लगता, वो सबको लगता है। मैं कराऊंगा उसको, ठीक है, प्रॉमिस रहा आपका और मेरा, कराऊंगा। तो ये ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर होना चाहिए, हालांकि क्वेश्चन का आंसर गलत करा हुआ है शायद, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो, देखो भाई ये तुम्हारे पास इस तरह से डिवाइड होता है साइक्लोन वाला। ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर क्या होता है भाई, पहले तो ये 50 माइक्रोमीटर से ज्यादा के लिए होता है, 10 वाले के लिए फिर साइक्लोन, और ये बहुत छोटे निकाल देता है कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। और फिर आपका कॉटन बैग हाउस फिल्टर भी होता है, ये सुटेबल होता है सभी साइज के लिए। हालांकि एफिशिएंसी देखो, सबसे बेस्ट एफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रो, ये वाला क्वेश्चन भी आता है देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की सबसे बेस्ट एफिशिएंसी होती है, ये वाला कम यूज होता है बैग वाला। इन तीनों को तो एटलीस्ट याद करके जाओ, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है, कौन ज्यादा डायमीटर के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट, द पाथ टेकन बाय द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज ऑफ गैसेस इन्फ्लुएंट एमिटेड फ्रॉम द चिमनी इज कॉमनली। बता दें आपको ये क्वेश्चन कब का है, बता दें, बताते हैं आपको। अच्छा है तो अभी सर्च कर दो आप, बताओ। इंजीनियरिंग सर्विस 2025 का क्वेश्चन इस तरह का लेवल का रखा है। इसको प्लूम बिहेवियर कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं दोस्त, प्लूम बिहेवियर कहते हैं इसको। कहने का मतलब ये चिमनी है, मान लेते हैं कि चिमनी है 30 मीटर की लगभग होती है ये। तो यहां से सर ये भट्टी का चिमनी है, मतलब ईंट की भट्टी है, तो यहां से गैस निकलेगी है। तो सर ये है प्लूम बिहेवियर, ऐसा निकलता ना, ऐसा ऐसा करके, ये इसको बोलते हैं प्लूम बिहेवियर। ये प्लूम बिहेवियर पढ़ना होता है, हमें पढ़ना होता है दोस्त। ये देखो मैंने आपको फिगर दिखाई दिया, लो तुम भी खुश हो जाएंगे। प्लूम इज द लॉन्ग क्लाउड ऑफ द स्मोक और वेपर resembling a feather as it spread from its point of origin. The lapse rate is the rate at which Earth atmosphere temperature decrease with and the increases with the altitude. कहने का मतलब मैं तो आपको डिटेल में पढ़ा रखा हूं इन्वायरमेंटल में। तो ये है सर, ये धुआं है ना जो, ये प्लूम बिहेवियर दिखाता है। From among the different pollutant listed that causes air pollution, identify the secondary air। देखो यहां पर सीधे सीधे पूछ रहा है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट बताओ इनमें से। तो दोस्तों हम पॉल्यूटेंट को, जो हमारे पॉल्यूटेंट होते हैं एयर पॉल्यूटेंट, एक आते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट और एक होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो आप अगर पढ़ के जा रहे हो ना एयर पॉल्यूशन, तो इनके एग्जाम्पल जरूर पढ़ के जाओ, नहीं होगा नहीं तो काम। बेसिक क्वेश्चन नहीं ये जो आता है यहां से, फिर तो आपका प्लूम बिहेवियर हो तो थोड़ा सा अच्छे वाला आगे जवाब करो बालकों। चलो, अक्षय राणा, स्टीफन साहब, आलोक साहब, ये कौन है, ब्लॉक लीनर लीनर लर्नर, अच्छा लेसनर, ये ऐसे अजीब अजीब नाम खिलाते भाई तुम। चलो खैर कोई बात नहीं, हमारी ये भारत में इतने सारे नाम हैं लोगों के, कुछ रख लिया करो अगर ओरिजिनल नहीं बताना चाहते तो। चलो खैर, डिफरेंट पॉल्यूटेंट लिस्टेड दैट कॉज एयर पॉल्यूशन, आइडेंटिफाई द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। बताइए, सेकेंडरी की बात हो रही है, हाँ गर्मी हो रही है। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, सल्फ्यूरिक एसिड, यस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अरे ये कैसे होगा, कुछ बालक इसको कह रहे हैं, सी कैसे होगा पागल है, नाक कटवा रहे हो तुम आलोक, ये तुम्हें पढ़ाया नहीं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये सब तुम्हारे प्राइमरी में आते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एसपीएम सेकेंडरी में, ये तुम्हारा उसी में आता है प्राइमरी में। तो यहां पर आपसे बोला गया है डिफरेंट पॉल्यूटेंट लिस्टेड कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन आइडेंटिफाइड द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी चाहिए था हमको, तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल। अब आते हैं सर, यहां पर कुछ लिखा भी है मैंने, जैसे कि ओजोन हो गया आपका सेकेंडरी में, ओजोन हो गया, जैसे कि यहां पर सल्फ्यूरिक पार्टिकुलेट मैटर भी फर्स्ट जो है ना वो उसी में आता है प्राइमरी में, ध्यान रखिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड सेकेंडरी में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कंफ्यूज नहीं होना है, NOx, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अरे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है यार, ये इसको NOx करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, NO2 नहीं। उसके बाद आपका पेन, पेन भी हो गया किसमें तुम्हारा, सेकेंड एयर पॉल्यूटेंट में, ठीक है ना, अब सही कर दिया मैंने। कंसिडर द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट NOx, पेन, CO2 एंड CO। यहां पर बताना है कि कौन सा का ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट गैस से आपका निकलेगा।
ऑटोमोबाइल का है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट गैस है सर। वेरी गुड। ऑटोमोबाइल से निकलेगा NOx, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। दूसरा निकलेगा सर, पेन नहीं निकलता, पेन आपका जो है ना ऐसे नहीं निकलता, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और एक और कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल सकता है, तो यहां पर बेस्ट हो जाएगा आपका 1 3 का 4, कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल सही जवाब हो गया। देखो कुछ आप यहां पर रट भी लो यार। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट के। देखो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट के जो इंपॉर्टेंट है, कार्बन के सल्फर के कुछ होते हैं उसमें, और NOx भी होते हैं, नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड, कार्बन के कुछ आपके सल्फर के होते हैं, और इसमें आपके फॉग आते हैं, ड्यू वगैरह, या पर्टिकुलेट मैटर आते हैं, ये कुछ आते हैं। सेकेंडरी में आपका ओजोन सबसे इंपॉर्टेंट है सर, PAN पेन, आपका PBN, और आपका स्मॉग हो गया, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, जैसे एसिड रेन हो गया, सब इसमें आ जाते हैं ना। व्हाट इज द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर द लेमिनार फ्लो? अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग बर्नौली इक्वेशन पे लगाते हैं, ये एक अल्फा लगाते हैं और एक बीटा लगाते हैं। अल्फा इज द एनर्जी करेक्शन फैक्टर और बीटा इज द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। ये वैल्यू आपको याद करनी होती है, हालांकि प्रूफ भी होते आगे हैं, प्रूफ भी होती हैं ये वैल्यूज जो हैं, लेकिन हम लोग तो इसको रटवाते हैं, क्योंकि प्रूफ करने में जितना समय लगे उतने में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ फायदा नहीं होता है। तो ये वैल्यू कितनी होती है? 4/3 होती है सर। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बीटा की वैल्यू होती है, हालांकि ये सर्कुलर पाइप के लिए होती है। तो आपके पास आंसर हो जाएगा सीधे सीधे बी। ध्यान रखिएगा जो अल्फा का वैल्यू होता है ये 2 होता है किसी भी सर्कुलर पाइप और लेमिनार फ्लो के लिए, और सर्कुलर पाइप के लिए 2 होता है, ये हमेशा याद रखो। कम से कम 2 तो याद कर लो, 2 तो याद ही कर लो, इन्हीं में से आता है क्वेश्चन। ये तो आपका लेमिनार फ्लो होगा, सर्कुलर पाइप, तो अल्फा का वैल्यू, एनर्जी करेक्शन फैक्टर का वैल्यू 2, और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर लेमिनार फ्लो और सर्कुलर पाइप, तो 4/3 खत्म। यहां पर लिखा है, देखो यहां पर लिखा है दोस्त कि क्या होता है कि जब टर्बुलेंट फ्लो की बात करते हैं, बीटा इज स्लाइटली हायर देन द 1 नियर अबाउट 1.2। टर्बुलेंट फ्लो के लिए थोड़ा सा ज्यादा होता है 1 से मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, लेकिन यही लेमिनार फ्लो के लिए 4/3 होता है सर मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। लेकिन काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा इज इक्वल टू 2 मैंने लिखा दिया आपको। वेरी गुड, चलिए जवाब करो जल्दी से। नेक्स्ट सवाल का जवाब करो दोस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। The motion of outgoing water from the hole made at the midpoint of the completely filled open cylinder tank with water. बताइए क्या मानते हो आप? देखो इस क्लास को एक परफेक्ट डिसिप्लिन के साथ आपको करना बहुत जरूरी है दोस्त, है ना। आप ऑफलाइन मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन विद्यार्थियों को भी मैं हमेशा यही समझाता हूं कि एक तरफ आप ऑफलाइन में सब्जेक्ट को समझ ही रहे हैं और यहाँ पर आप MCQ की प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो क्या बच जाता है? कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने आप से पढ़ा हुआ है जिन्होंने, तो उनके लिए भी ये वरदानी क्लास हो जाएगी शुरू। अभी तो देखो आप मंडे से एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं आपके लिए, तो वो बताऊंगा अभी कितना हो रहा है। बताओ भाई, जवाब करो। अरे दोस्त ये है कोई सिंक बनाया मैंने यहाँ पर, ये बना रखा है, ये है सिंक बना रखा है, ऐसे समझ लो ये सिंक है। कोई सिंक समझते हैं ना आप लोग? सिंक समझते हैं आप? अरे जिसमें आप हाथ धोते हैं, तो वही है सर। अगर यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या है, मोशन ऑफ द आउटगोइंग वाटर फ्रॉम द होल मेड एट द पॉइंट ऑफ द कंप्लीटली फिल्ड ओपन सिलिंड्रिकल टैंक विद वाटर। पानी से पूरी तरह भरे खुले बेलनाकार टैंक के मध्य बिंदु पर अगर छिद्र से बाहर निकलने वाली पानी की गति है, उसको क्या नाम देंगे दोस्त? दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहां पर गलती होने के 100% चांस है। यहां पर गलती होने के 100% चांस है और गलती मुझे दिख भी गई है। सब लोगों का आंसर ये किया हुआ है और मैं आपको बता दूं आंसर ये है ही नहीं, आंसर ये है ही नहीं भाई साहब। अब मैं आता हूं इसके कॉन्सेप्ट में। दोस्तों दो चीजें होती हैं जीवन में, हमेशा याद रखिएगा, एक होता है फोर्स वोल्टेक्स और एक होता है फ्री वोल्टेक्स। कभी नहीं भूलना है। आपने FM पढ़ा है, नहीं पढ़ा है भूल जाओ। आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन आना चाहिए आपका कंप्लीटली तरीके से। कॉन्सेप्ट को समझो दोस्तों, सुनो जरा ध्यान से। मैं सपोज दैट आपका मन नहीं है, सपोज दैट आपका मन नहीं है पिज्जा खाने का और जबरदस्ती आपके मुंह में लाया, मैं ऐसे पिज्जे को लाया, ऐसे खूट के जो है डाल दिया मुंह में। इसको क्या बोलते हैं कि मैं जबरदस्ती तुमको फोर्स कर रहा हूं, ऐसे तो होगा। और कभी तुम अपनी इच्छा से खाते हैं जब,
अपनी इच्छा से खाते हैं, पिज्जा हो या कुछ भी हो, तो उसको बोलते हैं फ्री कंडीशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जबरदस्ती ठोक खूस खूस के भर रहा हूं तुम्हारे मुंह पे, तो उसको बोलते हैं फोर्स्ड। और जब मैं अपनी मर्जी से खा रहा हूं तो उसको बोलता फ्रीली खा रहा हूं मैं। तो यही यहां पर भी है सर। जब आप किसी बॉडी पर एडिशनली कोई टॉर्क लगाते हैं बाहर से, जैसे आपने कोई साफ्ट घुमानी है, साफ्ट समझते हैं, चक्की देखिए आपने, चक्की की तो रॉड घुमानी तो बिजली से कनेक्ट करते हैं, जनरेटर को लगा होता है तो उसको पावर देते हैं आप। तो दोस्त जब एडिशनल टॉर्क देंगे तो सर वो फोर्स वोर्टेक्स होगा, और जब फोर्स वोर्टेक्स होगा तो ये रोटेट खुद से करेगा, तो इसीलिए इसको नाम दिया जाता है रोटेशनल फ्लो। आप बोलोगे सर वोर्टेक्स क्या है? वोर्टेक्स क्या होता है सर? किसी भी फ्लूइड का किसी सर्कुलर पाथ में घूमना ही वोर्टेक्स कहलाता है। और फोर्स कब कहेंगे? जब एडिशनल टॉर्क आप दे रहे हैं सर, टॉर्क दिया मैंने यहां पर। अब क्योंकि टॉर्क दिया है तो सर इसके कारण ये रोटेट हो रहा है, इसलिए इसको रोटेशनल भी बोल दिया। अब फ्री क्या सर? क्या फ्री वाले में आपने कोई एडिशनल फोर्स लगाया? तो देयर इज नो टॉर्क इन द फ्लूइड, देयर इज नो टॉर्क ऑन द फ्लूइड, तो आप कहेंगे इसको फ्री वोर्टेक्स। कोई टॉर्क नहीं लगेगा, कोई ट्विस्टिंग, कोई आपका एडिशनल टॉर्क पावर नहीं लग रही है। दूसरी बात, अब जब टॉर्क नहीं लग रहा है तो रोटेशन भी नहीं हो रहा होगा, ये अपनी मर्जी से घूम रहा है सर। जब अपनी मर्जी से घूम रहा है तो इसको इरोटेशनल कहेंगे सर, इरोटेशनल कहेंगे। तो फ्री वोर्टेक्स का दूसरा नाम क्या है सर? निक नेम इसका इरोटेशनल। तो यहां पर यही हो रहा है सर। देखो ये कोई सिंक था और नीचे आपने भरा हुआ था सर, ये फुल का पूरा। पहले सिंक का जो नीचे होता है निकासी, निकासी में आपने क्या बोला है सर? निकासी में आपने एक कपड़ा लगा दिया, अब पूरा भर दिया क्या? किसको? सिंक को। अब चुपके से उस कपड़े को नीचे से निकाल दिया। पानी कैसे होगा सर? पानी ऐसा घूम घूम कर निकलेगा। तो यहां पर कोई आपने कोई बिजली लगाई है क्या? वहां पर कोई बिजली लगाई, कोई टॉर्क लगाया? नहीं, बिना किसी टॉर्क के अपना आप निकलता पानी। तो सर ये कौन सा वोर्टेक्स है? ये है फ्री वोर्टेक्स। और फ्री वोर्टेक्स का ही चुपके से दूसरा नाम क्या है सर? इसी को बोला जाता है सर क्या? इरोटेशनल वोर्टेक्स। तो दोस्त बी ऑप्शन था इसका। देखो फालतू में मुझे इतना सारा चिल्लाना पड़ा ना, क्योंकि गलत तुमने जवाब दिया है, क्योंकि गलत जवाब दिया करो। तो दोस्त ये सारी कहानी मैंने लिखी है भाई तुम्हारे लिए, मैंने समझा दिया आपको अच्छे तरीके से। फॉर द लेमिनार फ्लो थ्रू अ चैनल रेनॉल्ड नंबर इज गिवन बाय, अब देखो रेनॉल्ड नंबर, यार क्या बच्चों वाली बातें करते हो सर। रेनॉल्ड नंबर 1500 है आपके पास, आपको क्या निकालना है? फ्रिक्शन फैक्टर निकालना है सर। तो रटा नहीं आपने क्या? द फ्रिक्शन फैक्टर F इज इक्वल टू 64 अपॉन R। बस ये करो सर। कभी कभी ऐसा भी होता है सर, ये जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है 4 टाइम्स ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी होता है, जानते होंगे आप। दिस इज द फ्रिक्शन फैक्टर। ये याद रखना, ये चीज भी एग्जाम में आ रखा है, ऐसे यूकेपीएससी में आ रखा है ये रिलेशन, यूकेपीएससी 2023 में जेई में। ठीक है, ध्यान रखना है। थोड़ा सा लिखने में लेकिन कर रहा है सर ना, जैसे ये रुक रहा है, क्या दिक्कत होगी बाद में देखेंगे। फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है सर ये, और ये होता है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। तो दोस्तों जब आप एफ डैश लिखते हो तो यही फॉर्मूला जो दिखेगा आपको 16 अपॉन आर ई दिखेगा। तो वो कर दो यार, अब क्या है जी, इतना देर लगा रहे हो। 0.4043। ओके, ये देखो जीवन में 2-3 फॉर्मूले याद रखो। एक तो मैंने फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का, दूसरा फ्रिक्शन फैक्टर मैंने लिख दिया 64 अपॉन आर ई। ये तुम्हारा लेमिनार फ्लो के लिए है फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो के लिए भी याद रखना है फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला, ये भी आएगा एग्जाम में 0.316 अपॉन रेनॉल्ड नंबर की पावर 1/4। ये आपका टर्बुलेंट फ्लो के लिए, एटलीस्ट इसको पढ़ के जरूर जाना है। कम से कम लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो के लिए आपको इतने तो पढ़ने ही पढ़ने दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन द हिल रोड शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। देखो सुपर एलिवेशन क्या होता है दोस्त, पहाड़ों में आप देखते होंगे सर कि सर पहाड़ों में क्या होता है कि रोडों का जो आपका वो जो है कर्व है, आउटर सरफेस में थोड़ा सा राइज कर दिया जाता है। आउटर एज इज रेज्ड, आउटर एज रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। इस बात को मैं समझाऊंगा अभी फिगर में, पहले तुमने रटा हुआ है तो पहले जवाब करो, इसको मैं फिगर में समझाऊंगा, घबराओ मत आप। सुपर एलिवेशन वही तो होता है। चलो जवाब करो। कितना सर? अरे माउंटेनियस के लिए हो रही है, किसके लिए बात हो रही है? हिल के लिए बात हो रही है। हिल के लिए तो 10% होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब सभी ने किया है। देखो सर, ये देखो सर गाड़ी है, ये कार है मेरी, यहां पर देखो ये ट्रक है तुम्हारा, देखो यहां से आ रहे हो तुम, ऐसे ऐसे करके ऐसे, है ना, देख रहे हो आप, फील कर रहे हो, देख रहे हो क्या होता है सुपरवेशन। ये तुम्हारा सर इनर साइड है कर, इसकी इनर साइड है सर, ये इनर साइड है रोड की, ये है सर आउटर साइड। देख रहे हो सरकार
क्या हो रहा है, यहां पर आपने देखा है कि आउटर साइड को रेज कर दिया जा रहा है इनर साइड में। क्यों करते होंगे सर ऐसा, क्योंकि सोर्स किसी भी सर्कुलर पाथ में आउटर डायरेक्शन में आता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर आपने ये सुपर रिलेशन नहीं दिया, अगर आपने स्ट्रेट रोड रखा, तो वो सुपर रिलेशन बाहर के लिए लगता है, वो पूरा का पूरा गाड़ी को पलटा देगा। और जिसकी वजह से यहां पर हमने क्या कर दिया सर, यहां पर आउटर एज को रेज कर दिया गया है, और रेज करने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गया है। ये गणित में आपको हाईवे में पढ़ाता हूं, अगर आपने हाईवे नहीं पढ़ा है बता दूं आपको, सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई चैनल में बेटा प्लेलिस्ट बना है। जिन लोगों को थोड़ा सा डर लगता है हाईवे में, तो आप लोग, मैंने शायद पूरा एक शॉर्ट वीडियो बना, शॉर्ट तो नहीं बोलेंगे, एक पूरा एक कलेक्शन वीडियो बनाया है जिसमें मैंने अलग अलग लेक्चर करके एक ही किया उसको, तो आप फास्ट मोड पर उसको देख सकते हैं। ओके चले, अर्बन एरिया के लिए दोस्त आपके पास कितनी हो जाती है वैल्यू, अर्बन एरिया के लिए 4%, प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए 7%, माउंटेनियस और हिल के लिए सर यहां पर 10%। ध्यान रखिएगा दोस्त, कंप्लीटली आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू हाईवे रिसर्च बोर्ड, दोस्तों हाईवे रिसर्च बोर्ड, द विड्थ ऑफ द सिंगल लेन, अरे सिंगल लेन की बात हो रही है, ये तो तुम्हें पता ही होगा सिंगल लेन की बात। सिंगल लेन कितना होता है, 3.75, वेरी गुड, 3.75 यही होता है क्या, बताओ साहब। यस 3.75 मीटर। सिंगल लेन रोड की बात करते हैं दोस्तों, तो 3.75 मीटर आप सब लोग जानते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो हमारा कैरिज वे होता है, इसके बाद हम शोल्डर देते हैं, ये एक्चुअल में कैरिज वे इसको कहते हैं, फिर दोनों साइड हम शोल्डर देते हैं, एडिशनल देते हैं शोल्डर, क्योंकि आपके पास कभी ब्रेक डाउन व्हीकल होने के लिए या इमरजेंसी पॉइंट से कोई गाड़ी निकल रही है। फिर उसके बाद हम एक फुटपाथ बनाते हैं, नहीं पहले आपका की स्टोन बनता है, यहाँ पर की स्टोन बोलते हैं इसको, कर्ब स्टोन भी कहते हैं इसको, और कर्ब स्टोन के बाद हमारा ये वाला पार्ट होता है फुटपाथ, इसको बोलते हैं फुटपाथ, इसको बोलते हैं कर्ब स्टोन। कर्ब स्टोन क्या करता है सर, एक तरह से तो पहले तो बाउंड्री देता है किसी पेवमेंट की और फुटपाथ के बीच की बाउंड्री डिसाइड करता है, और लिटरली रोड को लिटरली स्टेबिलिटी भी देता है। अर्बन प्लेन और रोलिंग में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं सर, अरे अर्बन प्लेन और रोलिंग तो मैं ना इतना मारेंगे ना भाई साहब, रुको तुम, मैंने इतना बड़ा सब्जेक्ट इनको हाईवे पढ़ा दिया, ये इतना तुच्छ क्वेश्चन आज मुझसे कर रहा है बालक। अर्बन प्लेन और रोलिंग में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, जरा बताओ भाई कोई इनको, जरा इनको बताओ भाई कोई, बताओ यार। अरे प्लेन का मतलब आपका समतल से होता है, नाम ही से पता लग रहा है कि प्लेन कोई एरियाज जहां पर आपकी जो टोपोग्राफी है प्लेन समतल मैदानी क्षेत्र है, और रोलिंग का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे क्षेत्र है, बहुत ज्यादा हिली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हिल तो आपका पूरा का पूरा ऐसा ही होगा पूरा का पूरा, लेकिन दोस्त आपका जब रोलिंग की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा कहीं पर एंडुलेशन होगी, है एंडुलेशन मतलब ऐसे। अब बोलोगे सर अर्बन, तो अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र, तरीका है बोलने का, और जो आपका रूरल एरिया होता है, तो रूरल एरिया होता है गांवी क्षेत्र, समझते हैं, तो वो तुम्हारा दिखाने का तरीका है कि कहां शहर है कहां गांव है, लेकिन ये टोपोग्राफी के बेस पर है, समझ गए बात को, वेरी गुड। इंटरमीडिएट के लिए सर 5.5, मल्टीपल लेन के लिए है तो 3.5, ये कर्व समझ गए ना आप, कर्व के साथ क्या होता है सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, क्या बोल रहे हैं सर, चैनल का लिंक यहां पर डाल दो, चैनल का लिंक चाहे तो आप मेरे, एक काम करता हूं मैं, चलो आता है भी सर, आते हैं वो कर देंगे, अभी बैठे थे मेरे साथ ना, रोलिंग समझ आ गया सर, तो क्या नहीं आया फिर बताओ जी, चलो खैर जवाब करो यार, अब देर मत करो। मेटामॉर्फिक है भाई, कौन है, सॉरी मेटामॉर्फिक नहीं है, जो मेटामॉर्फिक नहीं है ये बताना है। देखो मार्बल है, बिल्कुल सही बात है, मार्बल किससे बनता है जी, लाइम स्टोन से, किससे बनता है, लाइम स्टोन से बनता है। स्लेट किन से बनता है सर, शेल से बनता है, शेल जो है आपके पास ये मेटामॉर्फिक रॉक होता है, लाइम, शेल भी आपका क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक। क्वार्टजाइट किससे बनता है सर, आपका सैंड स्टोन से बनता है, किससे बनता है सर, सैंड स्टोन से बनता है। और अगर हम बात करते हैं ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट तो सर इग्नियस रॉक है,
ग्रेनाइट तो इग्नियस रॉक है, जो कि जिसका मेटामॉर्फिज्म फॉर्म अगर देखा जाए तो नीस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं सर? नीस कहते हैं इसको। तो चलिए, क्या डी ऑप्शन बिल्कुल सही कहा है आपने, बिल्कुल बेहतरीन जवाब था आपके पास। इग्नियस रॉक की एक खासियत है सर, एक ग्लॉसी होता है, थोड़ा सा स्मूथ होता है इसका सरफेस, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके एग्जाम्पल जैसे प्यूमिस हो गया, ग्रेनाइट हो गया सर, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। सेडिमेंट्री रॉक की कहानी देखो, सेंट ग्रेन्स हो गए, इसमें पेबल्स विजिबल दिखेंगे आपको। कॉन्ग्लोमेरेट हो गया इसका एग्जाम्पल, जैसे सैंड स्टोन हो गए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात होता है लाइम स्टोन इसके एग्जाम्पल है, शेल इसके एग्जाम्पल हो गए, ये ध्यान रखनी है चीजें। उधर आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में, तो मेटामॉर्फिक रॉक में आपका मार्बल हो गया, जैसे यहां पर नीस हो गया, जैसे स्लेट हो गया, जैसे, ठीक है सर। ये है सरकार, आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सब एग्जांपल लिखे हैं यार, ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, सब इग्नियस हो गया। सेडिमेंट्री में सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मेटामॉर्फिक में हटा दो यार, पीडीएफ दे दी जाएगी आपको। मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी इज साउथ 28 दे, देखो मैग्नेटिक बियरिंग दे रखी है बालक, कितना दे रखा है? मैग्नेटिक बियरिंग इज गिवन एज, बोलो, साउथ 28 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट की तरफ है। तो जवाब करना है आपको, जवाब करना है आपको, क्या क्या निकालना है? कैलकुलेट द ट्रू बियरिंग ऑफ डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन भी दे रखा उसने, लेकिन डिक्लिनेशन किधर की तरफ है ये भी नहीं कहा है भाई साहब। मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी साउथ 28, ये तुम्हें खुद सोचना है अभी, पहले तो आपको चाहिए क्या है? ट्रू बियरिंग है, ये निकालना है। डिक्लिनेशन केवल बोला है कि कितना है, और वो डिक्लिनेशन उसने 7 डिग्री का दिया है, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है कहीं कि किसकी तरफ है। ये दिमाग लगाना है भाई साहब, ये दिमाग लगाना है, कुछ तो दिमाग ऑप्शन से भी लगाना है, और कुछ दिमाग आपको जो गिवन है उससे भी लगाना है। चलो जवाब करो, खैर तुम तो समझदार हो ही, मेरे से भी ज्यादा समझदार हो तुम तो। 7 डिग्री, जवाब करो ना। वेरी गुड। डिक्लिनेशन जो है ना आपको 7 डिग्री 30 मिनट है, 7 डिग्री 30 मिनट है, पूरा नहीं लिखा हुआ है, 7 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, WEST ये भी लिखा हुआ है उसने। ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो रही है जहां तक मुझे लग रहा है ना, मिस प्रिंटिंग हो रही है, बिल्कुल सही बात है। देखो कैसे किया होगा आपने, देखो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर वेस्ट की तरफ डिक्लिनेशन होगी, ट्रू नॉर्थ होगा। जीवन में हमेशा ध्यान रखो यार, जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना तो कुछ कंफ्यूज मत किया करो। सबसे पहला जो क्रम होना चाहिए आपको वो डिक्लिनेशन दिखाने का होता है, तभी आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। ट्रू नॉर्थ है, ट्रू साउथ है, उसके बाद आप दिखाया करो डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन किसकी तरफ है? वेस्ट की तरफ है सरकार। तो वेस्ट की तरफ डिक्लिनेशन कितने का है सर? वेरी गुड, डिक्लिनेशन है आपके पास 7 डिग्री 30 मिनट का, वेरी गुड। दूसरी बात, सवाल क्या है सर? लिखा है क्या? कहां पे लिखा है? ओ, अंग्रेजी में नहीं लिखा है, हिंदी में लिखा है। हाँ ठीक है, अंग्रेजी में नहीं लिखा है, अंग्रेजी में भी लिखा है। अरे सर क्या हो गया आपको? लिखा तो है, हाँ बिल्कुल लिखा है यार, मैं देखने में कंफ्यूज हो गया। ये लिखा तो है 7 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, लिखा तो है ईस्ट, ये तुम्हारे पास डिक्लिनेशन, ठीक है, समझ गया अब ठीक है। अब सवाल ये सर लाइन कहाँ है? लाइन जो है सर हमारे पास, अब मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है सर? मैग्नेटिक बियरिंग आपको साउथ दे रखा है, इधर देखो ध्यान से, साउथ 28 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है दोस्तों। अब ऐसा आपको ये ध्यान रखना है, वैसे तो आपका काम हो जाएगा, काम यहीं से हो जाएगा। खैर, जब आपको साउथ 28 डिग्री 30 मिनट दे रखा है ईस्ट से साउथ, मतलब यहां से दे रखा है, इधर देखो थोड़ा सा, अगर ये 7 डिग्री है तो सर ये भी कितना होगा? 7 डिग्री 30 मिनट होगा। ये तो भाई मैं आपको फिगर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वैसा आपका तुरंत हो जाएगा ये न्यूमेरिकल, आपका न्यूमेरिकल तरीके से, लेकिन ये आपको मैं समझा रहा हूं किसकी तरफ से? फिगर की तरफ से। अगर ये 7 डिग्री का है बालक, तो भैया ये लाइन भी तो कहा जाएगी, और ये क्या होगा? मैग्नेटिक साउथ, और ये क्या होगा? मैग्नेटिक नॉर्थ। मानते हो नहीं मानते? इतनी बात मेरी मानते हो कि अगर ये ट्रू नॉर्थ है तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, और ये ट्रू साउथ है तो मैग्नेटिक साउथ होगा। अरे ये लाइन इधर जाएगी तो ये भी तो इधर जाएगी, मानते हो कि नहीं मानते? ये लाइन आपकी कौन सी है? ट्रू मैग्नेटिक साउथ होगी। अब आते हैं सर लाइन को दिखाओ। अब मैग्नेटिक बियरिंग आपको दिखाना है। मैग्नेटिक बियरिंग, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एंगल ऑलवेज टेकन फ्रॉम द मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक मेरिडियन। हमेशा कहां से लेते हो आप? मैग्नेटिक मेरिडियन से, मतलब मैग्नेटिक वाली लाइन से, ध्यान रखिएगा, मेरिडियन से। तो आपको हमें ट्रू बियरिंग कहां से लेते हैं? या तो ट्रू नॉर्थ से या तो ट्रू साउथ से। मैग्नेटिक बियरिंग कहां से लेते हैं? या तो मैग्नेटिक नॉर्थ से या तो मैग्नेटिक साउथ से। चलो दोस्तों, यहां पर अगर देखा जाए ध्यान से तो बालक आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक बियरिंग आपका साउथ से लिया गया है, तो भाई साहब ये है वो मेरिडियन, अभी यहां से लेना है अब आपको।
तो मैं एक लाइन दिखाता हूं आपको कुछ यहां पर, जो कि आप साउथ से गए ईस्ट की तरफ, तो साउथ से ईस्ट की तरफ आप गए कितने डिग्री पर सर, आप गए 28 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की तरफ, क्योंकि साउथ की तरफ गए ना, साउथ से लिखा है ना दोस्त, तो साउथ यही तो है। और कहां से लेना है, मैग्नेटिक बियरिंग है, तो इसलिए मैग्नेटिक वाले नॉर्थ वहां से लेना है। तो 28 डिग्री 30 मिनट। अब आपको क्या चाहिए बालक, क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए अब सर ट्यूब बियरिंग। तो ट्यूब बियरिंग हमेशा कहां से होती है बालक, बताओ ना, ट्यूब बियरिंग हमेशा कहां से होता है सर, ट्यूब बियरिंग हमेशा जो लेना होता है वो कहां से लेना होता है आपके पास, वो यहां से लेना होता है हमको, हमेशा कहां से लेना होता है, ये लेना होता है यहां से, ट्रू नॉर्थ से। तो दोनों को जोड़ नहीं सकते आप, 28 डिग्री 30 मिनट 7 डिग्री 30 मिनट, तो भाई साहब ये हो गया आपके पास 60 मिनट और 8 7 15 35 डिग्री। अरे एक डिग्री में 60 मिनट, तो भाई साहब ये 36 डिग्री हो गया, लेकिन कहां, साउथ से ईस्ट की तरफ, साउथ से ईस्ट की तरफ। देखो कितना समय लगाना पड़ा मुझे, तो कुछ कुछ बालक ऐसे होते हैं जो नहीं जानते हैं, तो उनके लिए करना आना पड़ता है। तो साउथ से 36 डिग्री किधर की तरफ गए, ईस्ट की तरफ। अब देखो यही क्वेश्चन आप चुपके से तुरंत कर सकते थे, क्योंकि दोस्तों तरीका क्या होता है, एग्जाम में इतना कहानी करने की जरूरत नहीं होती। देखो लेकिन भाई मैं एक आपको और बात बता दूं, एग्जाम में ये तरीका आपको आना ही चाहिए, इससे गलत होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सीधे हवा में चलते हैं तो हो जाता है कभी कभी। तो ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू, आपने रटा होगा सभी लोगों ने कि मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लिनेशन हो जाता है, अगर ये ईस्ट का दिया है तो एक फॉर्मूला ये याद कर लेना। दूसरा, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग माइनस कर लेना डिक्लिनेशन अगर वेस्ट का है, ये तुम्हारा याद। लेकिन भाई साहब ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हैं जब होल सर्कल बियरिंग में दिया हो, जब होल सर्कल बियरिंग में हो तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल व्हेनेवर ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग इज इन द होल सर्कल बियरिंग, तभी आप लगा सकते हो। आपको या तो जो ये दे रखा था साउथ 28 डिग्री 30 मिनट, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, होल सर्कल बियरिंग में, और ये भी आप लगे हाथ तुरंत कर सकते हो। अरे भाई साहब आप देखो ना, साउथ कर नहीं सकते, 180 में से माइनस कर देना वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो खैर आपको मैंने फिगर से बता दिया, किस तरह के क्वेश्चन में फिगर ही यूज किया करो ज्यादातर, मैं कहूंगा तुम। चलो खैर आगे बढ़ते यार। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन कैन बी यूज्ड फॉर, बोलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीन कैन बी यूज फॉर द टॉप सॉइल रिमूवल। अरे भाई साहब कभी कभी क्या करते हैं कि सॉइल की प्रॉपर्टी बनाने के लिए या कोई स्ट्रक्चर बनाना, कुछ भी करना, हमको थोड़ा थोड़ा सॉइल को स्क्रैप करना पड़ता है। खासकर हम लोग जब जैसे वो करते हैं, जैसे ब्रिक बनाते हैं, तो ब्रिक के लिए एक स्पेशल टाइप की सिलिका ली जाती है ना, मतलब मिट्टी ली जाती है, तो उसको हम थोड़ा सा लगभग 20 सेंटीमीटर 20 mm के करीब उसको निकालते हैं। तो उसके लिए आप एक मशीन यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रैपर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बालक, स्क्रैपर। दिस इज द स्क्रैपर, एक्चुअली नाम से पता लग रहा है स्क्रैपर। स्क्रैपर कैसे होता है दिखाते हैं आपको। देखो अलग अलग मशीनें हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ आपके पूछे जा रहे हैं। देखो जैसे कि एक जैक हैमर होता है, जैक हैमर ड्रिल, जैक हैमर ड्रिल, ये यूज किया जाता है डिमोलिश द ओल्ड कंक्रीट सरफेस। आप बोलोगे कौन है सर, ये है वो। ये भाई साहब देख रहे हो, ये कुछ मेरी तरह नहीं लग रहा है यार थोड़ा थोड़ा है ना। मेरी टोपी हटा दी जाए तो मैं ही हूं ये शायद, हाँ भाई मेरी फोटो है ये देखो। तो ये क्या है, ये जैक हैमर है, सॉरी जैक हैमर ड्रिल मशीन इसको बोलते हैं। कंक्रीट को कभी उखाड़ना है, वो करना है आपको, डिमोलिश करना है कभी, तो वहां पर आपका यूज होगा। दूसरा होता है सर स्क्रैपर, मूविंग सॉइल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस मतलब कि एक छोटी की डिस्टेंस पर आपने स्क्रैप करना है, उसको निकालना है, तो स्क्रैपर हो गया। एक होता है सर शटल कार। शटल कार क्या होता है सर, यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल सच एज कोल। जैसे ये है भाई साहब, ये खान से आप ले जा रहे हैं, कोई खान है, कोई बड़ी बड़ी कोयल माइनिंग है, वहां से ले जा रहे हैं। एक श्रेडर भी होता है सर, श्रेडर जानते हैं आप, ये तो बहुत मजा आता होगा आपको इसको देखने में, है ना। तो यहां पर आप बहुत बड़ी बड़ी जो है चीजें जो स्क्रैप करनी है, आपको तोड़नी फोड़नी है, उसको बराबर करना है, तो ये हो जाता है यहाँ पर, है ना। श्रेडिंग मशीन होती है। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज, रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ जेट ऑफ वाटर टू द थियोरेटिकल डिस्चार्ज। ये देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ये कह रहा है कि एक्चुअल डिस्चार्ज QA बोल दिया इसको, अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज क्या होता है बालक, ये इस दोनों के रेशियो के क्या करते हैं दोस्त। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, क्या बोलते हैं इसको, ये है सवाल। वेरी गुड, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कहते हैं इसको।
अरे एक्चुअली में थ्योरेटिकल क्या आता है, ये ज्यादा आता है, थ्योरेटिकल वैल्यू आती है थोड़ा ज्यादा, ये आपको पता होगा शायद। और जो एक्चुअल वैल्यू होती है ये आती है थोड़ा सा कम। ये एक्चुअल क्यों कम होती है सर? क्योंकि सर लॉसेज आते हैं हमारे पानी में, जब हमारा डिस्चार्ज कभी जाता है किसी चैनल से या किसी सरफेस से तो लॉसेज होते हैं, एनर्जी लॉस कहते हैं उसको, फ्रिक्शन लॉस कहते हैं। तो एक्चुअली में आपका आता है, ये तो तुम्हारा फॉर्मूले से निकलता है थ्योरेटिकल वाला। तो मान लिया था आपने फॉर्मूला बोल दिया कि सर a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर अपॉन a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2gh करके आपने फॉर्मूले से निकाल दिया। लेकिन ये वैल्यू थोड़ा ज्यादा आती है, इसको थोड़ा कम कराने के लिए cd का वैल्यू कराते हैं, cd का मल्टीप्लाई कराते हैं, और यही चीज जो आता है फिर वो f का q एक्चुअल आता है। तो ये होता तरीका एक्चुअली में। समझ गए बात को? क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज उसको कहते हैं बालक। सभी ने यही किया था? चलो जी, अब ये वैल्यू थोड़ा सा याद करके जाना एग्जाम में, ये 3 तो कम से कम चले ही जाना आप। डिस्चार्ज वेंचुरीमीटर में कम लॉसेज आते हैं। ये देखो 100% बराबर क्या होता है, मतलब 1, तो 1 के नजदीक जो होगा ना 100% मतलब बहुत अच्छी एफिशिएंसी का आपका अपैरेटस है, तो 1 के जो नजदीक होगा ना उसका मतलब समझना उसमें लॉसेस कम हुए। देखो वेंचुरीमीटर का क्या है, सीडी का वैल्यू देखो बहुत कम है ना इसमें लॉस, वेरी गुड। ओरिफिस मीटर में काफी ज्यादा लॉस देखने को मिलते हैं, नोजल मीटर में भी आपका काफी लॉस देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे डिस्चार्ज मेजरमेंट करते हैं भाई। जैसे एक फ्लो मीटर होता है, एल्बो मीटर होता है, बहुत सारे अपैरेटस होते हैं। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। भाखड़ा डैम सुना आपने? भाखड़ा नागल डैम, भाखड़ा डैम भाई इंडिया का काफी फेमस डैमों में से है, ये भी फेमस बांध में से है ये भी। तो भाखड़ा डैम किस तरह का डैम है दोस्त? नॉन रिजिड ग्रेविटी डैम है, या आपके पास बटरेस डैम है, या ग्रेविटी डैम है, या आर्च डैम है? बताओ। बताओ जी, तुम बताओ। नहीं बताओगे? नाराज हो? सर ये ग्रेविटी डैम है, बिल्कुल सर। अरे नॉन रिजिड कहा है ये पगले? नॉन रिजिड बता रहा है एक बालक। कौन बता रहा है नॉन रिजिड? इसको दीवार में चिनवा देंगे अभी। नॉन रिजिड कहां से हुआ? जब ग्रेविटी बोल दिया है, जब तुम्हें पता है कि ग्रेविटी है, तो रिजिड कहां से हुआ? नॉन रिजिड कैसे हुआ? तो ये हो गया आपके पास ग्रेविटी डैम। खुद के वेट के कारण स्टेब्लिश होता है, क्योंकि कंक्रीट का डैम होता है, और कंक्रीट का डैम या मैसनरी का डैम आपका खुद का वेट इतना ज्यादा होता है अंडर ग्रेविटी, अपने खुद की ग्रेविटी के कारण ये स्टेब्लिश होता है। उसमें मेजर फोर्स ही यही होता है, खुद का वेट। तो बता देते हैं आपको, देखो ये होता है ग्रेविटी डैम। भाखड़ा डैम का एक वो फिगर बना के दिखाया आपको। मैं परसों गया था एक्चुअली में भाखड़ा डैम, तो वहां से फोटो लिए मैंने आपके लिए ठीक है, ये फोटो ले लिया मैंने आपके लिए, ये देख रहे हो फोटो बाय प्रदीप सर हैं। ये भाखड़ा डैम की फोटो है सर, ये पूरा का पूरा ग्रेविटी डैम है दोस्त। जैसे टीरी डैम है, तो टीरी डैम होता है आपका रॉक फिल अर्दन डैम, उसमें रॉक फिल भी है और अर्दन भी है। ओके, तो ये हो गया सरकार। आगे बढ़ते हैं। एज पर द आईएस कोड मिनिमम गेट रेट ऑफ कंक्रीट फॉर द डिजाइन ऑफ प्री टेंशन। अब देखो ये भी बहुत कंफ्यूज करता है। एक होता है प्री टेंशन, तो ये आपका है यूकेपीएससी में आ रखा है क्वेश्चन ना, यूकेपीएससी आयोग का क्वेश्चन है यही का, मैं भी गया था सर चलो इधर देखो, प्री टेंशन होता है, एक आता है पोस्ट टेंशन। इनको तो यटरटी देंगे फिर ना, क्वेश्चन हो जाएगा आपका। एक प्री टेंशन प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, एक होता है पोस्ट टेंशन प्रीस्ट्रेस कंक्रीट। तो यहाँ पर खैर अभी आपसे किसके लिए पूछा गया है? प्री टेंशन होता है। प्री टेंशन में थोड़ा सा ग्रेड ज्यादा लगता है भाई, इसमें थोड़ा खतरा ज्यादा रहता है टूटने फूटने का, क्योंकि इसमें आपका कंक्रीट को कास्ट आप बाद में करते हैं, तो क्रशिंग होने का खतरा थोड़ा ज्यादा रहता है। इसमें ग्रेड थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम लोग। यस बिल्कुल सही किया आपने। यहाँ पर मैंने लिखा होगा आपके लिए, सबसे पहले प्रीस्ट्रेस कंक्रीट का कोड, पीएससी इसको कहते हैं भाई शॉर्टकट में। प्रीस्ट्रेस कंक्रीट का कोड जरूर याद रखिएगा। एक क्वेश्चन तो एग्जाम में मैंने किसी एग्जाम में ये भी देखा है भाई, YSIS 1343। क्या बोला था मैंने आपको, क्या काम दिया था कि जितनी भी मेरी क्लास हो रही, 6 सेशन हो गए, आप हर एक क्लास को जिसने देखा है तो एक पेज लो अपने पास। जैसे ये पेज ले लिया आपने, ये पेज ले लिया यहाँ पर, तो इसमें लिखते चलो जो कोड मैं आपको बता रहा हूँ ना, और उसको चुपके से लिख दो कि ये कोड गुरुजी ने ये बताया, इस क्लास में ये बताया। तो कम से कम देखना आप खुद, कम से कम 15 से 20 ही कोड है अपने सिविल इंजीनियरिंग में जो हमको याद करने, ज्यादा नहीं, घबराओ मत आप। तो आईएस कोड 1343 सर पोस्ट टेंशनिंग के लिए M30 ग्रेड मिनिमम है, इससे कम नहीं यूज करना है। सर हम बोलेंगे सर प्री टेंशन के लिए M40 सर। तो ये डिजाइन कंक्रीट होता है। देखो कंक्रीट के जो ग्रेड होते हैं, एक नॉमिनल मिक्स डिजाइन, एक नॉमिनल मिक्स के कंक्रीट होते हैं, और एक डिजाइन कंक्रीट होते हैं, डिजाइन मिक्स बोलते हैं इनको।
तो M20 के ऊपर वाले होते हैं वो डिजाइन मिक्स जो होते हैं, और नॉमिनल मिक्स M20 के नीचे वाले होते हैं ना। तो पढ़ाएंगे इसको उसमें भी, आरसीसी में भी। ये आपका फिर से क्वेश्चन आ गया सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये भी। क्या यहां पर लग जाएगा SE इज इक्वल टू WG वाला लग रहा है क्या ये? अगर ये है तो बहुत सिंपल हो जाएगा, फिर तो तुरंत जवाब करो भाई, फिर तो गुणा है, फिर तो गुणा भाग है। वाइड रेशो का वैल्यू दे रखा है सर 0.59, सर वाटर कंटेंट दे रखा है सर क्या सर 0.1, जी का मान दे रखा है सर 2.76, वेरी गुड। और डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालना, वही है जी, वही है जी, वही है, बिल्कुल सही बात है। जवाब करो फिर, इतना आसान है तो देर क्यों करते हो, शुभ काम में देर नहीं। S इज इक्वल टू WG, जरा यहां पर देख लो तुम, कैलकुलेट करो यार, देखते तुम्हारी कैलकुलेशन पावर कितनी है। इंटू 100 कर देना, इंटू 100 कर देना, परसेंटेज में चाहिए मुझे, इंटू 100 कर दीजिएगा, मुझे परसेंटेज में चाहिए। करें आगे, हैं बालक, करें? चलो इधर देखो भाई, कितना आ रहा है वैसे? अरे आंसर तो बताओ, मेरे पास आंसर नहीं है इसका। आज स्ट्रक्चर के भी क्वेश्चन रखे हैं मैंने। बी फॉर बिहार ऐसा, चलो ये करा हुआ है मैंने, आपको PDF दे दूंगा। अब ये आज का क्वेश्चन जो है बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है बालक के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फोर्स इन द वर्टिकल मेंबर, पता है कहां पर आ रखा है, इसको हल्के में ले रहे तुम? UKPSC जेई, यहाँ उत्तराखंड गवर्नमेंट के एग्जाम में आ रखा है, जेई में, जेई में ही, एई में भी नहीं है, जेई में ही। द फोर्स इन द वर्टिकल मेंबर ऑफ द ट्रस शोन इन द फिगर, एक्चुअली में क्वेश्चन है आपके ट्रस से। हम लोग जब ट्रस पढ़ते हैं, और आपको बता दें ट्रस हम कहां पर पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ते हैं। जब मैं आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ाऊंगा तो वहां पर ट्रस की सारी जानकारी आपको दूंगा, बिल्कुल घबराएंगे नहीं। ट्रस हो गया, जैसे आर्च हो गया, वहीं पे पढ़ाता हूं मैं आपको। DS निकालना, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, DK निकालना। तो दोस्त आप इस स्ट्रक्चर एनालिसिस वाले चैप्टर से छूट नहीं सकते, इसकी कहानी पढ़नी ही पड़ेगी आपको। आप डिप्लोमा वाले विद्यार्थी हैं, डिग्री वाले विद्यार्थी, अगर आप ताव में ऐसे सोच रहे ना, नहीं हम पॉलिटेक्निक वाला पेपर देंगे, जेई वाला पेपर देंगे, नहीं हम पढ़ के नहीं जाते, तो अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। अपने कंटेंट को बढ़ाओ थोड़ा सा, ठीक है? क्वेश्चन आते हैं, देखो ना, बताया ना आपको, जेई में आ रखा है, SSC का भी नहीं है ये, तो इसका है स्टेट गवर्नमेंट के जेई का, समझ लो फिर तो दोस्तों इसका आंसर बताओ। मैं इसके लिए 2 रूल आपको बताऊंगा। 2 रूल क्या है? पहला रूल तो ये है सर, कभी भी जब 3 मेंबर आपके कोलिनियर, मतलब किसी भी 3 मेंबर किसी ज्वाइंट पर मिलते हो, 2 तो इस प्रकार मिल रहे हैं कोलिनियर, कोलिनियर समझते हैं ना, एक ही लाइन में 2 मेंबर तो ऐसे मिल रहे हो, AB मेंबर ऐसा और ये ऐसा, 2 मेंबर ऐसे मिल रहे हो। किसी भी ज्वाइंट में 3 मेंबर मिल रहे हो, जैसे कि AB और BC, और BC मेंबर और AB मेंबर इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, B पॉइंट पर। एक मेंबर ये हो गया, दूसरा मेंबर आपका ये हो गया, ओके। अरे मैनी सिंह जी, मैंने वादा किया ना, आप वो मत करो, आप टेंशन मत लो, मैंने वादा किया है, और वादा जो मैं करता हूं तो निभाता हूं। मंडे से क्या प्रोग्राम है वो तो मैं आपको बताऊंगा, अभी शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं एक, लेकिन स्ट्रक्चर मैंने वादा कर दिया ना, विद इन 1 वीक या विद इन 2 वीक इसके अंदर मैं शुरुआत कर दूंगा, घबराओ मत आप, ठीक है? देखो दोस्त, कभी भी किसी ज्वाइंट पर 3 मेंबर जुड़ रहे हैं, और 3 मेंबर में से आपका 2 तो लीनियर है, एक ही लाइन पर है, और जो तीसरा मेंबर होगा तो इसमें दोस्त फोर्स जाता है 0, तीसरा फोर्स इसमें 0 फोर्स जाता है, तो इसको 0 फोर्स मेंबर कहते हैं। जो BD मेंबर होगा इसमें 0 फोर्स मेंबर। एक रूल तो ये हो गया फिलहाल के लिए। दूसरा रूल ये है, फिलहाल के लिए ट्रस्ट की बात कराऊंगा, जब मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा वहां पर बताऊंगा। दूसरा रूल, सर कोई 2 मेंबर हैं जो आपके किसी ज्वाइंट पर मिल रहे हैं, नॉन कोलिनियर मेंबर कहा जाता है इनको, एक ही लाइन पे नहीं है ना, लाइन ऑफ एक्शन इसका अलग है, इसका अलग है। इस ज्वाइंट पर जहां पर ये मिल रहे हैं, इस ज्वाइंट का नाम मान लेते हैं, ए बोल देते हैं। इस ज्वाइंट पर कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी एक कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, कोई ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। तो ये कहा गया है सर, ये कहा गया है कि अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो ये देखा गया है कि सर इन दोनों में है ना, जो इन दोनों में, इसमें भी 0 फोर्स जाएगा, 0 फोर्स मेंबर कहलाएगा, ए बी भी, ये भी 0 फोर्स मेंबर कहलाएगा,
और ये भी जीरो फोर्स मेंबर कहलाएगा। ये दो रूल है फिलहाल के लिए, इतना काम कर लो आप। अब आते हैं क्वेश्चन में। पता है आपको क्वेश्चन में देखते ही जवाब करना था, देखते ही जवाब था। यहां पर तो आपको ना ये लगाने की भी जरूरत नहीं कि समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू जीरो, ये लगाने की भी जरूरत नहीं थी। कभी कभी लगाने की जरूरत पड़ भी जाती है, लेकिन इसमें तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप इन दो रूल को पढ़ के जाते हैं। बता देता हूं आपको, इस पूरे चित्र में वर्टिकल मेंबर कौन दिख रहा है आपको? सर ये दिख रहा है हमको, देखो ये है वर्टिकल मेंबर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या ये वर्टिकल मेंबर अगर आपको दिख रहा है तो आपको ये रूल याद नहीं आ रहा है? फिर क्या था रूल? सर यहां पर एक ज्वाइंट है सर, इस ज्वाइंट से इधर एक मेंबर ये है और एक मेंबर ये है सर, लीनियर वाले, और इससे जुड़ता हुआ ये जो वर्टिकल मेंबर है सर, ये नॉन कोलिनियर है सर। तो गुरुजी आपने अभी तो बताया कि सर ये जो नॉन कोलिनियर वाला मेंबर होगा इसमें जीरो फोर्स जाएगा सर। तो सब सर हमारे पास आंसर हो गया जीरो, आंसर हो गया सरकार जीरो। ठीक है, ये गणित बतानी पड़ती है, सब मैंने किया, पर कुछ नहीं है, ये जो सब लिखा है सब फालतू है। रूल पता होने चाहिए आपके पास, ठीक है ना, रूल से काम हो जाता है। चलो, द फैक्टर यूज्ड टू अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई इंडिकेटेड बाय द क्यूब टेस्ट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द स्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। बताओ क्या है सर वो क्वेश्चन, क्या कह रहा है पहले ये भी तो समझो। फैक्टर यूज्ड टू अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ इंडिकेटेड बाय क्यूब। देखो जब हम क्यूब से निकालते हैं स्ट्रेंथ, हमें एफसीके मिलती है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब निकालते हैं तो वो एफसीके हमें मिलती है। तो इसको थोड़ा सा कोरिलेट करने के लिए, डिजाइन पर्पज के लिए जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ करते हैं आप 0.6 साइन ऑफ एफसीके करते हैं, और अपॉन में कुछ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम कंक्रीट का रखते हैं सर। एलएसएम की बात कर रहा हूं, पार्शियल। तो यहां से हमारे पास स्ट्रेस आ जाता है, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, याद है आपको, परमिसिबल स्ट्रेस। और जब इन दोनों को सॉल्व करोगे ना तो यही वैल्यू मिलती है सर 0.45 ऑफ एफसीके। देख लो, चाहे तो करके देख लो। और यही बात तो है ये, अगर आपको याद होगा एलएसएम का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम, तो आपको याद होगा सर ये कर्व ऐसा बनता था और यही वैल्यू जो होती थी 0.45 टाइम्स ऑफ एफसीके होता था। तो ये आती है यहां से। वैसे स्टील का भी होता है, एफ आई अपॉन 1.15 होती है वहां पर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, तो ये आ जाता है वहां से 0.87 ऑफ एफ आई। याद है? तो दोस्तों यहां पर सवाल क्या है, यहां पर सवाल यह है कि जो हमारा स्ट्रेंथ का कोरिलेशन होता है, स्ट्रेंथ इंडिकेटेड बाय द क्यूब टेस्ट, दिस इज द एफसीके, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में जो स्ट्रेंथ हम लेते हैं डिजाइन पर्पज के लिए, वो कितना कोरिलेट करते हैं, तो वो फैक्टर ये है सर। ये पूछा गया था 0.67। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रखा था, और आप तो समझदार हैं, आप तो हमसे पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये 0.67। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? स्टीफन साहब कह रहे हैं कि सर ये जो वैल्यू आती है, बिल्कुल सही बात है, ये आती है 0.446 एफसी क्या आएगा ये। लेकिन इसी को मोटा मोटा क्या लिखते हो आप? 0.45 लिखते हैं, यही तो है वो, नहीं आया? गलत कह रहे हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सवाल को समझो, यहां पर इस फिगर को समझो, इस फिगर को समझो दोस्तों। हम लोग क्या कहते हैं कि एक्चुअली में जो हमारी क्यूब से स्ट्रेंथ आती है वो आती है एफसीके। सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता हूं। फिर हमने डिजाइन पर्पज के लिए क्या माना इसको? 0.67। फिर उसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगाया तो 0.67, ये मैंने यहां पर करके देख देता हूं, 0.67 अपॉन एफसीके अपॉन गामा एम। गामा एम की वैल्यू क्या रखता हूं मैं सर? 1.5 कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, यही तो आता है वो 0.45 ऑफ एफसीके, जो मैंने बता दिया। एक्सियल स्ट्रेन के लिए जो है स्ट्रेन की वैल्यू आती है 0.002। मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू जो आती है कंक्रीट में 0.0035। तो ये आपको डिटेल में आरसीसी में ही बताऊंगा, और आपको तो पता है ना कि आरसीसी में मैं स्टार्ट कर रहा हूं ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों को पता है 0.67 एफसीके को क्या बोलते हैं सर? उसको कुछ नहीं बोलते, उसको ये बोलते हैं, देखो डिजाइन पर्पस के लिए स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एफसीके न लेकर डिजाइन स्ट्रेंथ आपकी कंक्रीट के लिए हम 0.67 लेंगे। कहने का मतलब है अपनी औकात को कम ले रहे हैं आकलन में। वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोस्तों जब आपने क्यूब बनाया होगा उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटी आ जाती हैं, हो सकता है
आ रही है आवाज? भाई साहब आ रही है आवाज अब? चेंज माइक बैटरी, हाँ इसको सब पता है भाई। इसको सब पता है क्या होता है। 300 mm ना। चलो इस फिगर में समझा रहा हूं आपको। देखो दोस्त, आप सर्कुलर की बात करें या आप स्क्वायरल की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें, तो दोस्तों हमेशा जो ये स्पेसिंग होती है बार के अंदर की बात हो रही है यहां से, ये 300 mm लेते हैं। सर्कुलर में क्या होता है, सर्कुलर में आपको कंफ्यूज होता है, इसकी पेरीफेरी से लिया जाता है, तो ये दूरी भी हमारी 300 ही होती है, ठीक है ना, स्पेसिंग एक की इसके बीच की, पेरीफेरी ऑफ द कॉलम। तो वहां पर आपके पास क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल बार की बात हो रही है, ये इस वाले की बात हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल बार की, मतलब ये इनकी बात हो रही है, एक बार से दूसरे बार के बीच की दूरी। जब हम बात करते हैं टाई बार, तो टाई बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस में पढ़ते हैं, तो ये स्पेसिंग इसकी हो जाती है, इनके लिए अलग कहानी होती है फिर, ठीक है ना। तो कॉलम में आप जानते होंगे कुछ बातें, तो जैसे लिखी भी है मैंने कि भाई एरिया कितना रखते हैं हम, 0.8% ग्रॉस एरिया का होता है। 0.8% किसका, ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया में दोनों का एरिया आता है, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट प्लस एरिया ऑफ स्टील, दोनों आते हैं। और मैक्सिमम एरिया कितना होता है, 6%, ठीक है ना, मैक्सिमम एरिया 6%। चले, इन केस ऑफ द वन वे स्लैब द मेन रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। अब भाई ये भी क्वेश्चन अच्छा है, जब आप मेन बार की बात करते हैं तो ये कहां से प्रोवाइड करते हो, क्या करते हो, सब बताना है आपको, जल्दी बताओ यार, बहुत सारे क्वेश्चन अभी। इन केस ऑफ द वन वे स्लैब द मेन रिइंफोर्समेंट, देखो वन वे स्लैब क्या होता है, पहली बात तो वन वे स्लैब में क्या होता है दोस्तों कि आपके पास सबसे पहले अगर ये लॉन्गर स्पैन है और ये शॉर्टर स्पैन है, वैसे तो आपका वन वे स्लैब की डेफिनेशन एक और भी है, जब दो अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट जो सपोर्ट है उनमें स्टैब्लिश हो, जैसे अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि जैसे यहां पर सपोर्ट, टॉप भी बता रहा हूं, और यहां से सपोर्ट हो या इधर से सपोर्ट हो या इधर से सपोर्ट हो, दो अपोजिट सपोर्ट में होगी तो वो वन वे स्लैब होगी, पहचान करना बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, चारों सपोर्ट अगर होते हैं, तो यहां भी सपोर्ट है, यहां भी सपोर्ट है और यहां भी सपोर्ट है, तो ये तुम्हारा पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वन वे है या टू वे है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फिर हम लगाते हैं रेशियो, किसका लगाते हैं सर, एल वाई बाई शॉर्ट लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन का। ये अगर पाया गया, ये पाया गया आपका कितना, 2 से ज्यादा, तो ये परफेक्टली होगा कौन सर, फिर वन वे स्लैब होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों का रेशियो जो होता है ना, एल वाई बाई एल एक्स, या तो आपका लेस देन होता है या इक्वल टू होता है 2 के, तो ये आपका टू वे स्लैब होगा। तो ये पहचान करना तो पहले भूलना नहीं है कभी, ऐसे याद रखा करो, जैसे ये 10 मीटर है और यहां पर ये 5 मीटर है, या इसको 4 मीटर बोल दो, तो 10/4 कितना हो गया, 2.25, 2 से ऊपर इसको आप 10 रखो और नीचे इधर वाले स्लैब को आप 8 रखो, तो ये क्या हो रहा है सर, 2 से नीचे हो रहा है। ऐसा एग्जांपल याद रखा करो दिमाग में, 10 और 4 का, मैं भी ऐसे रखता हूं यार, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे सर, लेकिन सवाल यह है सर एक्चुअली में कि हमारे पास कहानी क्या है, किस में आता है मैक्सिमम बेंडिंग, सवाल तो ये है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। सर शॉर्टर स्पैन में आता है, ये माना गया है कि जो वन वे स्लैब, जैसे इस वाले स्लैब को देखो, तो इस वाले स्लैब में ये देखा गया है कि सर जो ये शॉर्टर स्पैन है, शॉर्टर स्पैन कौन सा हो गया, ये वाला, इस शॉर्टर स्पैन के ही अलोंग, देखो इधर ध्यान से, ये जो शॉर्टर स्पैन है ना, ये वाला, इस शॉर्टर स्पैन के अलोंग ज्यादा बेंडिंग है, तो इसमें डिफ्लेक्शन थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ये आता है डिफ्लेक्शन। तो हम मेन बार भी यही प्रोवाइड करेंगे, ये मेन बार है सर, ये होती है मेन बार, यहां पर दिखा रहा हूं मैं, अलग से फिगर है यहाँ पर, ये देखो, ये दिखा दो, ये शॉर्ट, ये वाला है कौन सा वाला, ये तुम्हारा वन वे स्लैब है सर, ये वाली, ये वन वे स्लैब है ऊपर, यहां पे दिखा देता हूं आपको। तो ये शॉर्टर स्पैन है सर, इसको एल एक्स बोल देता हूं, इसको एल वाई बोल देता हूं अभी, ठीक है ना। तो ये एल वाई अपॉन एल एक्स हो जाएगा, ठीक है। हालांकि उसने मान रखा है वो अलग से, तुम समझदार हो। अब इधर देखो दोस्त, शॉर्टर क्या है सर, यहां पर देखा गया है कि बड़ा डिफ्लेक्शन शॉर्टर स्पैन में देखने में मिलता है। तो जिसमें बड़ा डिफ्लेक्शन दिखेगा, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन कुछ ऐसा समझो भाई, ये था तुम्हारे पास स्लैब, ये देखो ये है स्लैब, तो इसमें ऐसा देखने को मिलेगा, देखो ये है, देखो तुमको समझ नहीं आ रहा होगा अभी, ऐसा में देखो अब, तो कहां पर डिफ्लेक्शन है मेरे, एक ये है डिफ्लेक्शन और एक ऐसा है डिफ्लेक्शन, दोनों में फर्क आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखो इधर देखो, एक ऐसा है डिफ्लेक्शन, देखो इधर, और एक ऐसा है, ऐसा, तो y में डिफ्लेक्शन नहीं है, x में डिफ्लेक्शन, मतलब इस एक्सिस में डिफ्लेक्शन है या इस एक्सिस में डिफ्लेक्शन है। जब हम बात करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में तो ये वाली डिफ्लेक्शन है, तो समझ रहे, फील कर रहे हो बात को। तो एक्चुअली में आप इसी के अलोंग फिर बार डालते हो, तो इसी के अलोंग डालोगे इसको आपको मजबूत करने के लिए, तो इनको बोला जाता है अभी मेन बार,
जिसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन उसी के अलॉन्ग जो बार डालोगे मेन बार होती है। और शॉर्टर स्पैन में क्या करोगे फिर, मेन बार डालोगे। इसके उल्टे डायरेक्शन में क्या होंगे फिर, इनको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो ये आपका नीला वाला क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बार, और ये वाला हो गया मेन बार। हालांकि जब हम टू वे स्लैब की बात करते हैं तो दोनों में जो है ना, दोनों में डिफ्लेक्शन लगभग बराबर रहता है, तो हम दोनों में लगभग सेम डायमीटर की बार डालते हैं। हालांकि नाम उसमें, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन बार को एक और नाम कहते हैं भाई, टेम्परेचर बार। टेम्परेचर का इफेक्ट भी यही लेता है। तो हम बोलेंगे सर अलोंग टू शॉर्टर स्पैन, अलोंग टू शॉर्टर स्पैन, हमेशा शॉर्टर स्पैन में डालना है मेन बार को। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ आरसीसी बीम, मैंने आपको पढ़ाया नहीं, एक होता है 0.53 ऑफ डी, एक होता है 0.48 टाइम्स ऑफ डी, और एक होता है 0.56 ऑफ डी। अरे भैया ये एक्स यू लिमिट की वैल्यू है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अगर आपका ये बीम है, ये बीम है सर, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये क्या है सर, न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये जो डेप्थ आती है वो ऐसे निकाली जाती है। डी क्या होता है सर, डी होता है इसका सेंटर से, जो आपके टेंशन जोन में जो आपने बार डाली, इसके सेंटर से टॉप तक की डिस्टेंस होती है, इफेक्टिव डेप्थ होती है सर, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पास निकालने का तरीका। लेकिन यहाँ पर क्या है ना सर, यहाँ पर आपके ग्रेड पर डिपेंड करता है, ये प्रूफ होके आता है, मैं आपको आरसीसी में डिटेल में बताऊंगा, ये याद करना है आपको। ये FE 250 के लिए, ये FE 415 के लिए है, और ये FE 500 के लिए भाई साहब। तो अभी 415 का क्या हो जाएगा, 0.48 टाइम्स ऑफ डी हो जाएगा। सर कंप्लीट टेक्निकल सिलेबस कितने टाइम में कवर करना सही रहेगा, मैं बिगिनर हूं, सही बताऊं तो कम से कम अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, कुछ भी कहो आप, 5-6 महीने तो आपका कहीं नहीं रहे, कहीं से भी कुछ भी करो आप, 5 to 6 मंथ पूरे सिविल, इतना बड़ा वास्ट है। आप जेई की तैयारी कर रहे हैं की तरह, कम से कम काम है ना ये, 5 to 6 मंथ लगते लगते ही 100%। मैं इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। 5 to 6 मंथ लगते ही पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, एक एक चीज को फील करने के लिए। अभी आप देखेंगे हम ऑफलाइन में भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो भाई साहब अभी मेरे ख्याल से 5-6 सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं 3-4 महीने में, 2-3 महीने और लगेंगे, फिर सारा सिलेबस उनका हो जाएगा। तो इतना समय तो लगता है यार, मैं हमेशा कहता हूं, ये बात मैंने लिख रखी है आपके लिए। चलो जी, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम एल फिक्स अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांस, देखो ये समझना बहुत दिक्कत हो जाती है लोगों को। दोस्तों यहां पर एक जगह बोला उसने कि फिक्स्ड अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांजिशन एट वन एंड। ट्रांजिशन का मतलब है कि एक ज्वाइंट ऐसा है, एक ज्वाइंट ऐसा है जिसमें ये ट्रांजिशन नहीं कर पाएगा, तो ट्रांजिशन के लिए भी रिस्ट्रेंट है, प्रतिरोध है। दूसरा, ये रोटेट भी नहीं करेगा, तो एक एंड तो फिक्स की बात हो रही है, लेकिन दूसरा एंड क्या है, फ्री है। तो भाई साहब ये तो तुमने रटी रखा होगा यार, इफेक्टिव लेंथ 12 नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो 12, ये बात लिख रखी दोस्त। देखो ये टेबल को बहुत अच्छे से समझो आप लोग। नॉर्मली ये तो आपने रटा होता होगा कि सर जब आपके पास दोनों, ये हिंज है भाई, ठीक है ना, हिंज सपोर्ट है, बना रखा है थोड़ा सा गड़बड़, हिंज सपोर्ट है, दोनों जगह जब हिंज सपोर्ट होता है तो आपके पास पूरी की पूरी लेंथ कवर होती है। इफेक्टेड लेंथ मतलब द लेंथ ऑफ मेंबर विच इज इफेक्टेड बाय द लोड, तो पूरी की लेंथ इफेक्टेड हो रही है। जब आप देखते हैं सर रोटेशन, यहां पर देखिएगा, ट्रांसलेशन में देखेंगे तो रिस्ट्रेंट है, एक एंड पर रिस्ट्रेंट है आपका रोटेशन के लिए भी, लेकिन दोनों एंड फ्री हैं। यहां पर देखेंगे आप, एक एंड पर जो है ट्रांसलेशन तो नहीं हो रहा है, एक एंड पर ट्रांसलेशन आपका फ्री है। ये वाले एंड पर ट्रांसलेशन मतलब आपका मूवमेंट ऐसा हॉरिजॉन्टली नहीं है, फ्री बिल्कुल जा रहा है, और रिस्ट्रेंट आपका एक जगह पर है, ठीक है ना। तो ये समझ गए, इसके 2L होता है, रिस्ट्रेंट आपका एक जगह पर है और फ्री आपका रोटेशन है, दोनों जगह पर रोटेशन फ्री है हिंज में। तो आप बोलेंगे सर ये टेबल में कंफ्यूजन होता है सर। स्टीफन साहब क्या कंफ्यूजन है, कौन से टेबल में, इस वाले में या इस वाले में, जल्दी बताओ कौन सा, इसमें दिक्कत है क्या, इफेक्टिव लेंथ वाले में दिक्कत है? थोड़ा समझा दूं, बोले भाई मुझे थोड़ा टाइम लगेगा फिर समझाने में पूरा डिटेल में, बताओ अगर ये क्लियर है तो बताओ। अरे ट्रांसलेशन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए, मूवमेंट मतलब ऐसा। अब यहां पर लिखा है कि ट्रांसलेशन अलाउ, तो हॉरिजॉन्टली जा रहा है। अब बोलेंगे नॉट ट्रांसलेशन तो नहीं जा रहा है,
और अगर बोल दिया रिस्ट्रेंट टू द ट्रांसलेशन तो बोला नहीं जा रहा है। ऐसे रोटेशन है, जैसे हिंज में क्या होता है, रोटेशन अलाउ, बोलेगा रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन। इफेक्टिव लेंथ में डाउट होता है। जैसे ये वाला टेबल है, इस वाले में देखो यार, मैं बता ही देता हूं तुमको ना, देखो मैं एक केस बता देता हूं, तुमको समझ आ जाएगा। जैसे ये है, इस केस को मैं समझा देता हूं। वैल्यू तो तुमने रटी होंगी और ये लिखी भी रखी मैंने यहां पर, ठीक है ना। ये वैल्यू मैंने लिखी भी रखी है। देखो क्या होता है, जब इसको पढ़ना होगा तो इसको क्या पढ़ते हैं आप, इस वाले को क्या पढ़ोगे, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। ना ये रोटेट होगा और ना ही इफेक्टिव हेल्ड, मतलब जकड़ा हुआ है अपनी पोजीशन पे, तो इफेक्टिव हेल्ड इन पोजीशन, कहीं ना ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है, क्योंकि दोस्तों रोटेशन भी नहीं अलाउ करता, क्योंकि दोस्तों कुछ दूरी बाद इसमें रोटेशन होता है, ऐसा होता है इसमें रोटेशन, कैसे, कुछ दूरी बाद होता है, तो रोटेशन अलाउ नहीं है। इसको कैसे पढ़ोगे, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, ये कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन सर रोटेशन यहीं से अलाउ हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर नॉट रिस्ट्रेंट, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, इसके लिए बोल दोगे। जैसे मैं बोलूं सर दोनों जगह फिक्स कर दिया, इसको पढ़ो, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन इन बोथ एंड एंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन इन बोथ एंड। अब मैं कहूंगा कि सर हिंज वाला बताओ, ये हिंज वाला बताओ सर, हिंज वाले के लिए क्या बोलोगे, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, दोनों जगह पर अपनी जगह पर है, कहीं नहीं जा रहा है, हॉरिजॉन्टली कहीं नहीं जा रहा है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, रोटेशन के लिए रिस्ट्रेंट प्रतिरोध है ही नहीं, तो इजीली आपका रोटेट हो जाता है, पूरी लेंथ इफेक्टेड हो जाती है। यही कंफ्यूज था। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्त, ये तुम्हारे पास यहां पर एक एंड है और यहां तुम्हारे पास फिक्स्ड है, और ये कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, यहां चले जाता है, इसको क्या बोलोगे, एक एंड पे तो वही है, तुम्हें पता ही है, इस एंड के लिए क्या नाम दोगे अब, इफेक्टिवली नॉट हेल्ड इन पोजीशन, इस पॉइंट को क्या बोलोगे, इफेक्टिव नॉट। ये है कहानी। हालांकि मैं इसको उसमें भी पढ़ाता हूं, अपने आरसीसी में भी पढ़ाता हूं, ये बात स्टील में भी पढ़ाता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। हो गया यहां तक, चलो जी जवाब करो। गैनेट्रिक गर्डर की बात हो रही है दोस्त, फटाफट जवाब करो यार। गैनेट्रिक गर्डर जानते हो, वैसे मैंने फिगर बना रखा है आपके लिए, घबराओ मत आप। गैनेट्रिक गर्डर क्या होता है दोस्त, लेटरल हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, वर्टिकल लोड, तीनों के लिए डिजाइन किया जाता है, ध्यान रखिए। एक तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का लोड भी इसमें आता है, एक आपका लेटरल वाला होता है और एक आपका वर्टिकल वाला होता है। थैंक यू सर, अब थोड़ा क्लियर हुआ है। अरे और अच्छे से क्लियर होगा, मैं आपको डिटेल में जो पढ़ाऊंगा ना, घबराओ मत आप। लेटरल हो गया, लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल, ये अच्छा क्वेश्चन है सर, ये यूकेपीएससी जेई का क्वेश्चन है, यूकेपीएससी ए में आ रखा था ये, ठीक है ना, ए का क्वेश्चन है ये। तो लेटरल भी होता है, लेटरली लोड के लिए भी डिजाइन किया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल के लिए भी और वर्टिकल लोड के लिए। क्या होता है सर गैनेट्रिक गर्डर, ये होता है। गैनेट्रिक गर्डर जो आपके इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होती है, उसमें हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लोड को ले जाने के लिए, सामान ले जाने के लिए यूज करते हैं। जैसे ये यहाँ पर हुक लगा होता है सर, यहाँ पर तुम्हारे गर्डर लगे होते हैं, ये कुछ ऐसा सेटअप होता है, बड़ा स्टील के कॉलम, यहाँ पर एक गर्डर लगा होता है जिसको हम बोलते हैं गैनेट्रिक गर्डर। ये गर्डर का काम सपोर्ट से है, यहाँ पर देख रहे हो आप, ये पैकिंग करी गई थी यहाँ पर, इसको ब्रैकेट बोलते हैं, ये वाला नीचे पोर्शन जो है। अच्छा क्या होता है, यहाँ पर रेल्स लगी होती हैं, रेल्स, ये भी तुम्हारे पास आई सेक्शन की तरह होती है रेल्स, ये लेकिन ये रोड होंगी। यहां पर हमने क्या कर रखा है, बड़ा सेटअप लगा रखा है, इसको क्रेन ब्रिज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर, क्रेन ब्रिज। इस क्रेन ब्रिज में हम क्या लगाते हैं, एक ट्रॉली लगाते हैं। इस ट्रॉली में, ट्रॉली या क्रैब भी बोलते हैं इसको, इसमें हमारे पास एक नीचे एक हुक्स लगा होता है नीचे, इस हुक्स में हमारा सामान जाता है सर, इस हुक्स में क्या जाता है, फिर सामान जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ये पूरा गैनेट्रिक गर्डर है, ये पूरा का पूरा आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का एक सेटअप है गैनेट्रिक गर्डर का। तो यहाँ पर हमारे पास लेटरल लोड, इसमें देखो ना, लेटरल डायरेक्शन में भी आ सकता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में तो आएगा लेंथ के लॉन्ग, लेटरल डायरेक्शन में भी लोड आ सकता है ना। और आपके पास एक तीसरा डायरेक्शन है, कौन सा सर, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो लोड आएगा। तो तीनों के लिए डिजाइन किया जाता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ये सब लिखा हुआ मैंने आपके लिए ना। आगे बढ़ते हैं सर, इन द प्लेट गर्डर, जवाब करो, क्वेश्चन करो इसका। इन द प्लेट गर्डर बेंडिंग मूवमेंट इज प्राइमरी रजिस्ट बाय, प्लेट गर्डर में जो बेंडिंग मूवमेंट है किससे रजिस्ट करते हैं यार, अरे प्लेट गर्डर कुछ और नहीं है, कहीं ना कहीं आपके आई बीम ही होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आई बीम को ही प्लेट गर्डर कहते हैं दोस्त,
कुछ और नहीं है। अभी आपको फिगर बना रहा हूं, घबराओ मत, फिगर दिखा रखा मैंने आपको। तो आई बीम है, तो ये बीम है, तो बीम को आपको किसके लिए डिजाइन करते हैं भाई, तुम खुद बताओ। बीम है उसको किसके लिए डिजाइन करते हैं, तुम बताओ। बताओ। बीम में हमेशा लोड ऐसा आएगा, और लोड आएगा तो दोस्तों ऑब्वियसली इसका बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम ये होता है। तो सबसे ज्यादा बेंडिंग कहां होती है सर, फ्लेंज में होती है। तो हम बोलेंगे सर फ्लेंज प्लेट ओनली। भाई आपको पता है कि 80 से 85% तो भैया बेंडिंग जो लेता है ना आई बीम का, ये फ्लेंज ही लेता है ओनली। आप कह सकते हैं 80 to 85% ऑफ बेंडिंग रजिस्टर्ड बाय ओनली ऑन फ्लेंज पोर्शन ओनली, फ्लेंज पार्ट ऑफ द आई बीम। समझ रहे बात को। ये थिन वेब जो है आपका शियर के लिए डिजाइन किया जाता है। इसमें 80 से 20%, 80% के करीब इसमें शेयर आता है। चलो जी, ये पढ़ा नहीं रखा आपको, तो ये सब बातें लिखी हुई मैंने, आपको हटा दूं। ये था सर प्लेट गटर। ये बड़े बड़े गटर जो है प्लेट गटर हैं, ऐसे बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं एक्चुअली में। ये छोटे छोटे यहाँ पर ये फ्लैंज प्लेट बोलते हैं इनको, ये छोटे छोटे देख रहे हैं, इनको फ्लैंज प्लेट बोला जाता है। फिर तुम्हारा ये वेब प्लेट होती है ना। नीचे तुम्हारे पास एंगल सेक्शन भी लगते हैं, यहाँ पर एंगल सेक्शन भी लगते हैं। तो कभी कभी जो है ना लेटरली सपोर्ट देने के लिए हम लोग बीच बीच में कुछ मेंबर जोड़ देते हैं। देख रहे हो आप यहाँ पर, इन मेंबर को स्टिफनर का नाम दिया जाता है। कोई हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स होते हैं, कोई वर्टिकल होंगे। कैसे पहचान होंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को, तो हम बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होंगे तो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, और जो सर वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे उनको वर्टिकल स्टिफनर। इतनी कौन सी बड़ी गणित है यहाँ पर, खत्म बात। काहे घबराते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करो, अभी बहुत क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन विल हैव द लार्ज शेप फैक्टर। वेरी गुड। शेप फैक्टर आप लोग पढ़ेंगे स्टील स्ट्रक्चर में, जब मैं आपको प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ाऊंगा। फिलहाल तो अभी याद कर लो आप, फिलहाल तो आप याद कर लो कुछ बातों को। देखो डायमंड का भैया कितना होता है, वैसे मैंने सब लिखा रखा, आपको घबराओ मत आप। डायमंड का होता है 2, हाँ डायमंड का 2 होता है। रेक्टेंगल का होता है 1.5, बिल्कुल सही बात है, ये होता है 1.5। और आई सेक्शन का लगभग 1.52 के करीब होता है। सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का होता है 1.7। तो आप बोलेंगे सर सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, डायमंड का आ रहा है सर। डायमंड का सबसे ज्यादा होता है शेप फैक्टर। ओके, यहां पर मैंने लिखा भी आपके लिए वैल्यू है। जैसे आई सेक्शन का जाता है 1.2 से 1.4, सर्कुलर का, सॉलिड सर्कुलर का 1.7, टी सेक्शन का जाता है 1.2। इनको रट के जाना एग्जाम के लिए। रेक्टेंगल के लिए 1.5। डायमंड का देखो, डायमंड इसको कहते हैं, डायमंड स्क्वायर ही होता है, लेकिन स्क्वायर को ऐसा प्लेस किया गया है। देखो इसकी सारी भुजाएं सेम होंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी की बात करते हैं। डायमंड का कितना हो गया, 2 हो गया। होलो सर्कुलर के लिए होता है 1.27, और सॉलिड के लिए कितना 1.7। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। ट्रायंगुलर के लिए होता है अगर आप देखेंगे तो 2.34 याद रखेंगे दोस्त। ओके, ये टेबल याद रखनी है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से एक क्वेश्चन पक्का आ जाता है एग्जामों में। सॉइल सैंपल हैज लिक्विड लिमिट 45%, प्लास्टिक लिमिट 25%, श्रिंकेज लिमिट दे रखी है, वाटर कंटेंट दे रखा है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। दोस्तों आईसी का फॉर्मूला अगर नहीं आता आपको ना तो कभी नहीं कर पाओगे, हम बताते हैं आपको। लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन आईपी होता है। और आईपी तो आप जानते हैं कि सर क्या होता है, एफपी होता है आपका लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका आईसी का। और कभी कभी जो है लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला भी है दोस्त, इसको भी हमेशा के लिए रख दो। क्या होता है वो, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन आईपी। तो ये लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है। तो आप एटलीस्ट 2 फॉर्मूले तो पहले याद करके ही जाओ। तो कर लो सर फटाफट, जल्दी से जवाब करो। मैंने फॉर्मूले दे दिए, सब कुछ वैल्यू भी दे रखी है, करने का काम आपका है, अब करने से होगा। सवाल का जवाब करो, मैंने दे दिया आपको कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला, याद करना ही है। दोनों फॉर्मूले कर लो याद, एग्जाम में आते हैं भाई। एग्जामी का तो क्वेश्चन नहीं है, अरे एग्जामी का क्वेश्चन नहीं, एसएससी का क्वेश्चन है, बताओ एसएससी का क्वेश्चन है, आप देख लो सर्च में डाल दो अभी। चलो जी, दो चार क्वेश्चन है, फिर हम आज के सेशन को खत्म कर लेंगे। फिर मैं कुछ ही देर में आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। चलो पहले जवाब करो, कितना आया, 75% आ रहा है क्या? काफी लोगों ने जवाब किया है, सही है फिर तो, बिल्कुल ये करा हुआ आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ ड्रेनेज ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये आजकल खूब पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। बोलो, मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर ड्रेनेज ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल। फाइन ग्रेन्ड सॉइल जैसे कि सिल्ट हो गया,
फाइन ग्रेन सॉइल में आता है आपका जैसे कि सिल्ट का हो गया, क्ले हो गया, फाइन ग्रेन सॉइल में आती है सिल्ट और क्ले। तो ये बोला गया है कि उनमें से पानी ड्रेनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, क्या तरीका क्या होता है वो तो मैं बता रहा हूं आपको कैसे होता है, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा ना आपको। उस तरीके का नाम जानते हो क्या होता है? इसका नाम होता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड। क्या होता है थोड़ा सा समझा दूंगा आपको। इस तरीके को बोलते हैं सर इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड। ध्यान रखिएगा, इसको रट के जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना आज मेरे साथ। तो आपसे कभी पूछा जाए कि फाइन ग्रेन सॉइल में से जो पानी को ड्रेनेज करने का एक तरीका, एक नई विधि है, तो उसमें क्या होता है सर? इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड। क्या होता है थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो क्या होता है दोस्तों कि ये जो फाइन ग्रेन, मैं बता देता हूं पहले कहानी। जो जितनी ज्यादा महीन सॉइल होती है, बारीक सॉइल, उसमें पोरोसिटी ज्यादा होती है। पोरोसिटी मतलब वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वो पानी को ज्यादा होल्ड करके रखता है। अब पानी को ज्यादा होल्ड करेगा तो भैया जो हमारा अंडर वाटर, अंडर सॉइल मतलब अंडर ग्राउंड वाटर, सॉरी अंडर अर्थ या जमीन के नीचे अगर आपको कभी फाउंडेशन बनानी है और वहां नीचे पानी स्टोरेज हो रहा है तो दिक्कत हो जाती है। तो उस पानी को हमें क्या करना पड़ता है? उसको कई सारे मेथड है, जैसे एक मेथड ये भी है, ठीक है ना। एक मेथड ये भी, आपने प्लस खुदाई कर दिया, फिर यहां पर हमने क्या कर दिया, ये वेल पॉइंट सिस्टम की मदद से यहां पर पाइपलाइन लगा दिए। बहुत सारे तरीके हैं यहां पर। एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये समझो आप। यहां पर देखो क्या हो रहा है, तरीका क्या है समझो। यहां पर सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया सर, कुछ परफोरेटेड पाइप आपने लगा दिए नीचे। समझो ध्यान से क्या कह रहा हूं, ये सब परफोरेटेड पाइप है। ये क्या है सर? परफोरेटेड पाइप है। और ये परफोरेटेड पाइप जोड़े नीचे जमीन में। ये सर परफोरेटेड पाइप है, सब जमीन में जोड़े हैं। और ये जमीन में जोड़ने से अब क्या हुआ, ये सारे का सारे पानी इनमें कलेक्ट होगा। ये बड़े पाइप में, जो सफेद वाला पाइप देख रहे हैं, और ये बाहर आपका कहीं ड्रेनेज, ये जो है ना यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये नीचे आपका, इस फिगर को यहां पर समझ लेते हैं, ध्यान से समझ आओगे आप, अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे ये वाटर टेबल है, इधर देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये वाटर टेबल ये है, सपोज दैट ये क्या है, वाटर टेबल है। आपने क्या कर रखा है, ये जो छोटे छोटे पाइप देख रहे हैं, ये सफेद पाइप देख रहे हैं आप, सफेद पाइप से आप ऐसे जाते हुए आप एक छोटे पाइप देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं। तो वो जो छोटा पाइप है वो ये है, इसको समझो। ये छोटा पाइप ये है एक्चुअली में, चलिएगा नीचे। जी नीचे जाने से आपका क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपने यहाँ पर आपका एक पंप लगाया है। पंप के माध्यम से इस पानी को सक किया जाएगा। अब सक एक पे नहीं हो रहा है, ये सक आपके कनेक्ट होंगे सारे के सारे छोटे छोटे पाइपों से, और ये पाइप आपके बड़े पाइप में देगा पानी, और बड़े पाइप में देने के बाद आपका ये इस वेल में आएगा ये पानी, और इस वेल की मदद से फिर आप जो है ना दूसरी जगह इस पानी को ले जा लोगे। तो ये है कहानी एक्चुअली में। इस पूरे प्रोसेस को समझ भी रहे हो आप, ये फिर से समझाओ, कितने लोगों को समझ नहीं आया? अगर सबको समझ आएगा तो आप थंब इंप्रेशन भेजेंगे, नहीं समझ आएगा तो एक बार फिर से समझा दूंगा मैं आपको। ये नई मेथड है हमारे स्विजिंग में, नया मेथड है, एक तरीका है ये करने का, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ेगा यार, कौन करता है इतना, लेकिन तरीका है, पढ़ना तो पड़ेगा, हमें करना पड़ता है। एक बड़ा कंस्ट्रक्शन आप लोग कर रहे हैं, करोड़ों का कंस्ट्रक्शन है, अरबों का कंस्ट्रक्शन है, तो इसमें क्या फायदा है, इसमें क्या दिक्कत हो जाएगी, लगने दो थोड़ा सा पैसा। लेकिन कोई इंडिविजुअल आदमी तो नहीं कर सकता इस काम को। कोई अपना घर बनाएगा, तुम लगे पड़े हो कि हाँ ऐसा करना है मुझे, बहुत पैसा लग जाएगा। है कोई गवर्नमेंट का वर्क है, कोई बड़ी कंपनी है तो वही करवाएगा ये काम। है सबको समझ आ गया? इज इट क्लियर? ठीक है, ये आपके पास एक और तरीका बता दिया। चलो बहुत सारे तरीके हैं आपको निकालने के, खैर हटा दो इस चीज को। कभी कभी आप देखो पानी को ऐसे भी निकालते हैं, वेल कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको। आप क्या करेंगे, बड़े बड़े मोटे मोटे वेल को ड्रिल करेंगे, फिर आपका वही तरीका है, फिर पंप लगा देंगे। तो ये है तरीके। खैर इस क्वेश्चन को करो आप, लास्ट क्वेश्चन है शायद, ये लास्ट ही क्वेश्चन है। ये सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है दोस्त, पता होगा आपको। अर्थ प्रेशर थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं एक चैप्टर, अर्थ प्रेशर थ्योरी ईपीटी, तो इसमें है क्वेश्चन। चलो जवाब करो पहले आप। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। यहां पर क्या बोला गया, कोई रिटेनिंग वॉल है, रिटेन अ सैंड स्ट्रेटा विद द फाइज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री है ये, अप टू इट्स टॉप यूनिफॉर्म सरचार्ज ऑफ द 12 टन पर मीटर स्क्वायर इज सब्सिक्वेंटली पुट ऑन द सैंड, इंक्रीज द लेटरल अर्थ प्रेशर। क्या कि जब आपको फाई या थीटा जो भी है 30 डिग्री दिया हो जाता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर आता है 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। एक्चुअली में साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है ना। तो जब 1/2 यहां पर रखोगे तो दोस्तों ये के का मान आ जाएगा 1/3। तो आपके पास अब चाहिए क्या, आपको प्रेशर चाहिए, आपको प्रेशर इंटेंसिटी चाहिए। तो के कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर इनटू जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है, और वो आपका सरचार्ज का प्रेशर है, तो ये आपके पास क्यू से लिखा हुआ आपने,
तो के ए 1/3 हो गया, सरचार्ज का वैल्यू 12 हो गया, तो 4×12 होता है शायद आंसर। ये भी आपके पास ईएससी का क्वेश्चन था, ये पुराना कभी इजरी सर्विस का क्वेश्चन है। ये थे आपके पास कहानी 4 टन पर मीटर स्क्वायर। तो आज के एपिसोड को यहीं पर रखते हैं दोस्तों, हमारे क्वेश्चन सब काम हो गए। हमने जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स को थोड़ा सा टच किया, कुछ जो छोटे मोटे डाउट रहते हैं, देखो हमारे जितने भी सेशन चल रहे हैं ना, मैं आपको वो क्वेश्चन तो कराऊंगा ही जो आपको थोड़ा डाउट करते हैं, जिनमें थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको कराऊंगा अपने हर सेशन में जिनमें जैसे टेबल है। देखो वो तो कराना मेरा काम ही है, जब मैं टीचर हूं तो वो तो मेरा काम ही है कि मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊं कि भाई जिनमें लगभग लोगों को डर रहता है थोड़ा सा, जिनमें थोड़ा टेंशन रहता है, वो तो कराऊंगा है। लेकिन साथ में मेरी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी हर सेशन में कि आपको जो टेबल वाले क्वेश्चन है, जो बहुत बार जो है ना याद ही नहीं होते, जिनमें बहुत हम लोग इरिटेट होते हैं, तो मैं बार बार आपको जब अपनी पीपीटी में उन क्वेश्चनों को रखूंगा ना, और जब बार बार वो क्वेश्चन आपके दिमाग में चलते चलेंगे, पीपीटी में चलते चलेंगे, तो वो वैल्यूज आपको याद होती रहेंगे। आप देखना, अभी तो आपने 1 हफ्ते की है, ईमानदारी से बताओ जिन लोगों ने 1 हफ्ते के सेशन में कंटिन्यू करिए, आप लोग थोड़ा थंब इंप्रेशन भेजें कि हाँ सर हमने सच में पूरी क्लास करी है 6 के 6 दिन। और फिर ये भी बताओ कि हाँ सच में सर हमको कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिला है और प्रैक्टिस भी है, ये भी जरूर इंप्रेशन भेजें। तीसरी बात कि सर ये क्लास तो अभी आपने 1 हफ्ते की, 1 हफ्ते भी कहां 6 दिन, अगर ऐसे ही सेशन सोचो 1 महीने कंटिन्यू रहे ना, तो समझ लो फिर, सोचो फिर आप कहां से कहां पहुंच जाओगे, कितना आपका टेक्निकल का अपग्रेड मिलेगा। अब सोचो यही काम अब थोड़ा सा जीएस में भी कर रहे हैं, अब यही काम अगर हम रीजनिंग में भी करते हैं तो भाई साहब इस बार का एसएससी तो कहीं नहीं गया। फिर समझ रहे बात, ये काम भी हम करने वाले हैं। सर एक वीडियो फॉर्मूला वाला बनाओ, ठीक है साहब, बिल्कुल बनाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपका ये जो सेशन चल रहा है इससे फायदा होगा। सर मैंने पूरा लेक्चर देखा है, मजा आ गया सर, वेरी वेरी थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और मजा आएगा ही, मजा क्यों नहीं आएगा, इतनी सारी मेहनत आपके लिए करता हूँ। और हम तो कहते ही हैं कि जब भी मैं काम शुरू करता हूँ तो एक दिल से करता हूँ और पूरे ईमानदारी के साथ करता हूँ। और ईमानदारी ये रहेगी कि मुझे ये पता रहेगा कि 2025, 24, 23, 22, 21, 20 लगभग 25 से लेकर पिछले 8 से 9 साल में पीछे जाऊंगा और इनमें क्या क्या क्वेश्चन आए हैं एग्जामों में, जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में क्योंकि लेवल बढ़ाना पड़ेगा, उत्तराखंड के स्टेट गवर्नमेंट में जेईई, राजस्थान के जेईई में, पंजाब में आए होंगे, नॉर्थ इंडिया के जो भी पेपर लगभग हुए उन सभी को मैं कोरिलेट करके आपको दूंगा। आपका काम केवल क्या है, सर मैंने हाईवे फिनिश कर दिया है आपका, मैनी सिंह कह रहे हैं, फायदा हो रहा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैनी सिंह कह रहे हैं सर मैंने आपका हाईवे फिनिश कर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। देखो भाई अगर आप ना हाईवे का सिविल इंजीनियरिंग जे&ए वाले में एक हमारा जो चैनल है दूसरा, अगर आपने हाईवे पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है तो मैं तो कहूंगा एक वीडियो मैंने वहां पर बनाई, शायद 6 से 5 घंटे की है, उस वीडियो को देख के ही हाईवे स्टार्ट करना। वैसे तो डिटेल में तो पूरे लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन उस लेक्चर से आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हाईवे में ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ठीक है ना, जो शुरुआत में पढ़ रहा है। और अब मेरे से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, ये मेरे लिए सबसे गर्व की बात है, ये सबसे गर्व की बात है कि अगर आपने मेरे से एक सब्जेक्ट पढ़ा है और आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो भैया मुझे क्या चाहिए फिर, एक टीचर को क्या चाहिए होता है। सर मैं अभी भी आपका पुराना वीडियो देखता हूँ, बहुत बहुत बढ़िया, बधाई हो सर आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो। चलो फिर मैं मिलता हूँ, एक शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ मैं आपको, अभी 5 से 6 मिनट का 7 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, उसमें जो सोमवार की स्ट्रेटेजी मेरी जो होगी वो क्या होगी, कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, किस तरह से रहेगा, किस नेचर में रहेगा, वो करेंगे। पूरे 1 हफ्ते में क्या हमारा प्रोग्राम होगा, क्या होगा, वो सारी बातें बता रहा हूँ, ठीक है। चलो जी, तो आज के सभा को यहीं पर करते हैं, थैंक यू वेरी मच। आप जरूर जो है ना मेहनत करते रहिए, डिसिप्लिन के साथ पूरी क्लास देखिएगा दोस्त, तब मजा आता है। अगर आप 5 मिनट 6 मिनट बीच बीच में आ रहे हैं कोई फायदा नहीं होगा। पूरी क्लास को आप चाहे तो अगर लाइव नहीं भी देख रहे हैं बाद में देखो, 1.5 पर 2 पर जो भी आपको देखना है, लेकिन देखना है। जिस क्वेश्चन पर आप अटक रहे उस क्वेश्चन को लिखो, उसके कहानी को लिखो। मेरे जो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी ट्रिक हैं, मेरे टीचिंग के जो अनुभव है इतने सालों का, उसका फायदा आप उठाओ। जैसे मैंने एक ट्रिक आपको आजकल नया नया दिया, क्या दिया था, LSM लिमिट स्टेट मेथड बताया था, L फॉर लाइन,
एस फॉर सल्फर, एम फॉर मैग्नीशिया, इससे वॉल्यूम इंक्रीज होता है सीमेंट में। तो ये नया सीखा ना आपने, सीखा कि नहीं सीखा? बिल्कुल सीखा, ये मैंने ही बताया था ना, और नहीं तो किसी ने। ऐसे बहुत सारे ट्रिक हैं जिनको आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो और याद भी रख सकते हो। आपका क्लास से बहुत कॉन्फिडेंस आता है सर, वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी थैंक यू। चलो सर, आज के एपिसोड को यहीं पर रखता हूं, मैं मिलता हूं आपको मंडे में, और मंडे में एक नई रणनीति के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।